हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। बेटा आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। हेलो, हाँ सर, आ गुड रही है। इवनिंग सर। मुझे सुन पा रहे हो बेटा? यस सर, आपको सुन पा रहे हैं सर। हेलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा। यस सर। हम्म। भारद्वाज। यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है बेटा, ठीक है। ये मैंने ना रेड वाला डाल रखा था, ब्लू चेंज किया मैंने, उसमें सिर्फ वो था, ऑडियो नहीं था, वीडियो था ना उसमें। यस सर। हाँ बेटा, तो लास्ट टाइम में हमने कार्बोनिल कंपाउंड की कुछ रिएक्शंस की थी। और जो है देखो, अब वैसे तो लास्ट पार्ट है जिसमें कई रिएक्शन ऐसी होंगी जो कॉमन होंगी, जो आपके ऑलरेडी पहले कर चुके होंगे आप। लेकिन फिर भी हम जो है एक बार डिस्कस करते हैं कुछ। देर आर सम न्यू रिएक्शंस, तो लेट वी स्टार्ट। इसको देखो बेटो, इसमें क्या प्रिपरेशन मेथड भी आएंगे, लेकिन उससे पहले मैंने कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस किया है, जैसे अगला पार्ट भी हो जाए। जैसे मैंने किया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में एंड देयर डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है बेटा? COOH। यस सर। और वो, अगर OH को हटा करके हम कोई और ग्रुप लगा देते हैं तो उसको बोलते हैं एसिड के डेरिवेटिव। और एसिड डेरिवेटिव हम जनरली फोर कैटेगरी रखते हैं बेटा: एसिड का एनहाइड्राइड, एसिड का एस्टर, एसिड का अमाइड, एसिड का हेलाइड। जैसे सपोज OH को हटा के हेलोजन लगा दें तो उसको हम बोल देते हैं एसिड का हेलाइड। अगर OH को हटा के OCO लगा दें, OCO, तो उसको बोल देते हैं एसिड का एनहाइड्राइड। अगर OH हटा करके OR लगा दें तो उसको बोल देते हैं एसिड का एस्टर। और OH हटा करके NH2 लगा दे तो इसका बोलते हैं एसिड अमाइड। इट मींस एसिड डेरिवेटिव कौन कौन से हुए बेटा? एसिड हेलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एस्टर, एसिड अमाइड। और इनके फंक्शनल ग्रुप आपको समझने हैं। जनरली हम क्या बोल सकते हैं, चाहे OH हो या कोई और वाला ग्रुप हो, उसको हम Z ग्रुप बोल सकते हैं। और ये जो Z ग्रुप होता है, Z जो होता है, इसको हम लिविंग ग्रुप बोल देते हैं। अगर रिएक्शन स्टडी करेंगे तो ये Z मतलब Z नेगेटिव बाहर जाएगा, ये ग्रुप बाहर निकल जाएगा, इसकी जगह कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। आपको याद हो पिछले दिनों मैंने बताया था कि कार्बन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है उतनी कौन सी रिएक्शन हो पाती है? उतना रिएक्शन एक मिनट। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होता है। तो यहाँ कार्बन के पास डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज लेगा तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक करेगा बेटा इस पर। अटैक करेगा तो इजिली जो है जेड निकल के कोई न्यूक्लियोफाइल अटैच हो सकता है। इसलिए कोई भी एसिड डेरिवेटिव है, इसकी रिएक्शन भी एल्किल हैलाइड से भी बेटर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगी। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा, SN मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। बेटा क्लियर कि कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, उसके डेरिवेटिव क्या होते हैं, और वो कौन से टाइप की रिएक्शन देते हैं? तो आपसे कोई पूछेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कौन कौन से हैं, क्या नाम दोगे बेटा? एसिड हलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड ईस्टर, एसिड अमाइड। वेरी गुड बेटा। कल देखो बड़ी मजेदार बात हुई, कल एक्चुअली मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, इतने में कोई आ गया मेरे पास और उसने मेरे से ये पूछा कि सर क्या एक ही स्टूडेंट है क्या क्लास में, आप एक अकेले स्टूडेंट को पढ़ाते हो क्या? तो मुझे बड़ी ना शर्मिंदगी महसूस हुई। देखो इतनी बड़ी क्लास होती है और अकेला बच्चा एक बोलता रहता है, एक ये बोलता है, एक दूसरा बोलता है धीरे से, और एक गर्ल्स बोलती है, तीन जने बोलते हैं ओवरऑल। और इतनी बड़ी क्लास होती है, मैं कई बार देखता हूँ कि इतने सारे स्टूडेंट होते हैं, 50-50 स्टूडेंट होते हैं। तो बेटा जितना जवाब दोगे, जितनी बातचीत करोगे, तो उतना आपको क्या है कि आपको फायदा होना, मुझे नहीं होना, उसका बेनिफिट आपको होना है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बेटा कंट्रीब्यूट किया करो। देखो एक, मुझे नहीं पता कि आपका और मेरा रिलेशन मतलब कितने चलेगा। अभी लास्ट अभी ये है, थोड़ा सा मुझे आपका पार्ट मिला है पढ़ाने के लिए।
आप मेरे स्टूडेंट लॉन्ग टर्म में नहीं रहे हो, लेकिन मैं एक ही बात कहता हूँ, मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं उनको एक ही बात कहता हूँ बेटा, कि जिंदगी में ना आप इंजीनियर बनने जा रहे हो, और इंजीनियरों के लिए तो परफेक्ट है ये बात, कि बोलने से बेर भी बिक जाते हैं, नहीं तो सेब भी पड़े रहते हैं। अगर आप में बहुत दम है लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप बातचीत नहीं कर पा रहे हो, किसी से डीलिंग नहीं कर पा रहे हो, तो आप कभी भी बेस्ट इंजीनियर बन ही नहीं पाओगे, आप अपना प्रोडक्ट बेच ही नहीं पाओगे। और इंजीनियर क्या, आप बहुत बड़े, मतलब जो आपने सपने देख करके और इंजीनियरिंग ली थी वो कर ही नहीं पाओगे, आप इंटरप्रेन्योर बन ही नहीं पाओगे, आप स्टीव जॉब्स बन ही नहीं पाओगे, आप बिल गेट्स नहीं बन पाओगे। हालांकि ये लोग इंजीनियर नहीं थे, इंजीनियर रखते हैं ये लोग अपने यहाँ, इंजीनियर रखते हैं। इंडिया का सबसे, जानते हो ना बेटा, इंडिया का सबसे बड़े पैकेज वाला इंजीनियर कौन से वाला है? माइक्रोसॉफ्ट या फेसबुक। इंडियन इंडियन कौन है बेटा, जानते हो ना? पिचाई, गूगल का। सुंदर पिचाई। सुंदर पिचई, वो भी उनके वहां काम करता है बेटा, वो भी उनके यहाँ एक तरह से काम करता है सुंदर पिचई। क्यों? क्योंकि हम लोगों में ना एक इंडियन में बड़ी, दो तीन बड़ी कमजोरियां हैं। एक कमजोरी कभी आप फील करना, एक कमजोरी क्या है, जब तक हम पर प्रेशर नहीं पड़े तब तक हम काम नहीं करते। एम आई राइट? कि जब तक हम पे प्रेशर नहीं पड़े, पापा मम्मी मार्क्स नहीं पूछे, मार्क्स और कम आ गए, फिर प्रेशर पड़ा, फिर अगले में अच्छा स्कोर कर लिया हमने ना, है तो बहुत ब्रिलियंट, लेकिन जब तक प्रेशर नहीं पड़ता ना तब तक काम नहीं करते। और दूसरी बात ना, हम ये सोचते हैं यार हमारी अपनी गर्ज बहुत बड़ी है, मतलब हम बहुत बड़े हैं यार, हम क्यों बात करें किसी से, क्यों किससे डिस्कस करें, क्यों कोई बात किससे पूछें यार, हमें तो हमें खुद ही करना है ना सब कुछ। ये जो दो फैक्टर है ना, ये इंडियन को मैं हमेशा अपने, मेरे स्टूडेंट्स हैं अभी अमेरिका में हैं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर हैं, बड़ी जगह पे हैं, बहुत है तो, लेकिन मैं एक बार आज भी उनसे डिस्कस करता हूँ ना, मुझे ये कॉमन चीज लगती है बेटा। एक आपके पेरेंट्स होते हैं वो आपसे सच्चाई डिस्कस करते हैं, और एक आपके टीचर होते हैं वो आपसे सच्चाई डिस्कस करते हैं। और दोनों में कॉमन चीज ये है कि वो अपने से बड़ा आपको देखना चाहते हैं। जैसे मैं टीचर हूँ ना, मैं तो टीचर ही हूँ, मैं सोचता हूँ कि मेरे स्टूडेंट यहाँ पहुंचे वहां पहुंचे। आपके पेरेंट्स हैं वो किसी भी, मतलब चाहे टेक्निकल जॉब में है, चाहे बड़े ऑफिसर है, चाहे छोटे ऑफिसर है, लेकिन वो चाहते हैं कि बेटा मुझसे बड़ा बने। तो इसीलिए मैं ये आप लोगों से डिस्कस करता हूँ कि भाई आपसे मुझे ज्यादा मौका नहीं मिला, मुझे बहुत कम क्लासेस मिली, उसमें मुझे कोर्स भी करवाने थे, बहुत सारी चीजें थी। बट मैं बेटा हमेशा आपसे बोलता हूँ कि अगर आप इंजीनियर हो ना, क्योंकि मैक्सिमम मैंने जो स्टूडेंट्स को टीच कराया है, मेरे ज्यादातर स्टूडेंट इंजीनियर, डॉक्टर से डीलिंग मेरी बहुत कम हुई है, बहुत रेयर हुई है। लेकिन उन सब में मैं ये देखता हूँ, उनको बोलता हूँ बेटा बोलो, बोलने से बेर भी बिकेंगे, नहीं बोलने से जो आपके सेब भी रह जाएंगे। क्योंकि आपको आगे जाके अपने प्रोडक्ट बेचने हैं बेटा, कंपनी के प्रोडक्ट बेचने हैं, आपके प्रोडक्ट अपनी कंपनी बनाओगे तो अपना प्रोडक्ट आगे बेचना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? एग्री हो, नहीं हो एग्री हो इस बात से मेरे से? यस सर। तो हमें तो इंजीनियर बनना क्यों चाहते हैं, कोई हम सरकारी नौकरी थोड़ी करना चाहते हैं। सरकारी नौकरी करने वाले तो बहुत कम है, ज्यादातर हम अपनी कंपनियां बिल्ड करेंगे, हम लोग ज्यादातर जो लोग होंगे अपने बड़े बड़े एम्पायर खड़े करेंगे, तो उसके लिए हमें लोगों से मिलना होगा, लोगों से बातचीत करनी होगी। तो ये तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है बेटा, जिसको आप आदमी को जानते नहीं हो, उस आदमी से बातचीत करो, वो आदमी आपसे इंप्रेस हो, इवन चाहे आपका टीचर हो। मुझे लगेगा ना, जब से भारद्वाज का नाम लिया मैंने, तो मुझे लगा ना कि एक बच्चा तो है कम से कम जो बातचीत करता है, आंसर देता है। तो ऐसे आप सब लोग हो सकते हो ना, क्यों नहीं हो सकते? ऐसा नहीं है कि भाई आप लोगों में ब्रिलियंट नहीं होंगे, लेकिन वो क्या है कि वो सामने इंटरेक्शन नहीं है, सामने जवाब तलब जिसको बोलते हैं ना वो नहीं है, तो आइडिया ही नहीं लग पाता उसका। एक वो गुड़िया बोलती है, एक बच्चा और बोलता है, और एक आप बोलते हो, दो तीन बच्चे। तो मेरा ये इच्छा है कि आप एंडिंग में हूँ आपके, मतलब लास्ट पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा, जिंदगी में हमेशा ये फंडा काम आएगा बेटा। बहुत कम टाइम होता है जब बच्चों से मुझे टाइम मिलता है कि मैं इस तरह की डिस्कस करूं। मैं ऑनलाइन जो है, ऑनलाइन जो है वो, आपने कभी मुझे देखा नहीं, मैंने कभी आपको देखा नहीं, फिर भी मैं ये चाहता हूं कि आप लोग बड़ी ऊंचाइयों पे जाओ, और उसके लिए बहुत जरूरी है बेटा, इसलिए मैं मूल मंत्र दे रहा हूं आपको, कि कभी भी ना इंटरेक्शन रखो हमेशा। बोलो, गलत बोलोगे ना बेटा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर सामने वाला पूछेगा, और टीचर के सामने तो बेटा कोई ये तो है नहीं कि बेइज्जती हो जाएगी या नहीं होगी, बेइज्जती वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं होता पेरेंट्स के सामने या टीचर के सामने। ज्यादा ज्यादा गलत बोलोगे, टीचर बता देगा बेटा ऐसे नहीं ऐसे बोलना, तो हमेशा के लिए सही हो जाएगा, हमेशा फायदेमंद रहेगा। तो आंसर दिया करो बेटा हमेशा। चलो, मुझे नहीं आंसर दिए हैं, लेकिन जहां भी लाइफ में आगे जाओ तो इंटरेक्टिव बनना, हमेशा लाइफ में इंटरेक्टिव बनना। तो मैं अगेन आई एम आस्किंग यू कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड है बेटा, नाम बताओ कौन कौन से नाम है? एसिड हैलाइड, एसिड एनाइड्राइड, एसिड एस्टर, एसिड अमाइड। एसिड अमाइन,
फोर कैटेगरी है बेटा, फोर कैटेगरी। और इन सब के अंदर OH को रिप्लेस करके आए हुए ग्रुप में बेटा। तो इसका मतलब आपसे कोई पूछेगा कि जर्नल रिएक्शंस ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव, तो कौन सा नाम दोगे बेटा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जेड लिविंग ग्रुप है वो जाएगा, उसकी बजाय न्यूक्लियोफाइल आएगा। और इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, carboxylic acid and their derivative are more reactive for SN reaction than alkyl halide. Then क्या नाम ले रहा हूं देखो मैं, then alkyl halide। क्यों बेटा, ऐसा क्या रीजन है? इवन वहां sp3 हाइब्रिडाइज था कार्बन, SN1 पढ़ते थे, SN2। बता सकते हो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर? व्हाट इज द रीजन? क्वेश्चन आपका कट गया, दोबारा बोलो। हाँ बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि इवन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देन एल्काइल हैलाइड। जो आपने एल्काइल हैलाइड पहला चैप्टर 12th में पढ़ा था, एल्काइल हैलाइड वो भी एसएन रिएक्शन देता था, वहां आप SN1 SN2 पढ़ते थे, लेकिन उससे भी ज्यादा रिएक्टिव सर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा कार्बन पे इस केस में है। यस यस यस, दैट इज द आंसर, कि कार्बन पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। क्लियर बेटा? लिख लिया हो तो आगे चलो बेटा। Yes, इतना चलें बेटा आगे। यस सर, लिख लिया। यस सर। देखो देखो बेटा, सबसे पहले मैंने सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड बताया है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड रखा है, हालांकि ऐसी कुछ रिएक्शन पहले भी की होंगी जो आपने 11th में भी की होंगी, फिर भी मैं यहाँ कुछ रिएक्शन ऐड कर रहा हूँ। देखो, जब भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड, जब कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए तो यहाँ पर क्या होगा कि या तो कार्बोक्सिलिक एसिड का H निकलेगा, H निकलेगा तो इस टाइप की रिएक्शन A टाइप की रिएक्शन होंगी। इसका मतलब है ये कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिड रिएक्शन। यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर मान लो CO2 पूरा निकल जाए बेटा, अगर मैं CO2 को पूरा निकाल दूं तो इसको हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, बी टाइप रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन। डी मतलब निकलना, CO2 मतलब कार्बोक्सिलेशन। या मैं यहाँ का H निकाल दूं तो एल्केन की रिएक्शन, जैसी एल्केन में होती है वो वाली रिएक्शन, डी टाइप की रिएक्शन। और C मतलब अगर मैं OH निकाल दूं पूरा, OH, H की बजाय क्या निकाल दूं? OH। तो आप जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करोगे, या तो उसमें H निकलेगा, या OH निकलेगा, या CO2 निकलेगा, या कार्बन वाले पार्ट पे रिएक्शन होगी। तो वन बाय वन स्टडी करते हैं हम इस बात की कि पहली रिएक्शन ये देखते हैं जिसमें H निकलता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का H निकलता है तो ये आपकी एसिडिक प्रॉपर्टी होती है बेटा। सर OH निकलना मतलब बेसिक प्रॉपर्टी? नहीं, OH निकलना या बेसिक प्रॉपर्टी नहीं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ना बेटा, अभी पढ़ के आए जैसे हम। आगे समझ, न्यूक्लियोफिलिक। हाँ, तो OH निकलेगा तो लिविंग ग्रुप निकलेगा तो SN रिएक्शन होगी। क्लियर बेटा? जी सर। देखो बेटा, सबसे पहले देखो एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं जनरली वीक एसिड होते हैं, जो ऑर्गेनिक एसिड वाले होते हैं, कार्बन वाले एसिड होते हैं, H2SO4 जैसे, या जिसको मैं ये बोलूं HCl जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होते। तो ये क्या होते हैं कि जनरली वीक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। तो वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, तो वीक ऑर्गेनिक एसिड है, तो वीक ऑर्गेनिक एसिड है तो फिर इसका मतलब ये है कि बहुत कम चीजों के साथ ही ये बहुत कम रिएक्ट करेंगे। हाँ, तो बहुत कम रिएक्शन के साथ ही एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। ये किन के साथ करते हैं देखो, वो याद करने हैं आपको। जैसे Na के साथ, NaOH के साथ, NaHCO3 के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, और गिरगनियार रिएजेंट के साथ। RMGX क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर इन सब के साथ अगर ये रिएजेंट ले लो और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन लिख दो तो हमेशा H बाहर निकलेगा। जैसे देखो N के साथ रिएक्शन दिया मैंने पहला, H निकल गया बाहर, और उसने क्या दे दिया? हाइड्रोजन। जैसे यहाँ देखो दूसरी रिएक्शन में NaOH के साथ दे दिया तो फिर H निकल गया, लेकिन OH के साथ जाएगा तो H2O दे देगा। क्लियर?
और इंटरेस्टिंग पॉइंट देखो, NaSCO3 के साथ लिख दिया मैंने, तभी इसका H निकलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट देख रहे हो क्या बन रहा है यहाँ पर? CO2 CO2। लेकिन ये CO2 बेटा एसिड ने नहीं दिया है, एसिड ने तो क्या दिया है, सिर्फ H H दिया है। तो ये CO2 कहाँ से निकला? बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इस रिएक्शन में दिस CO2 कम्स फ्रॉम NaSCO3 नॉट फ्रॉम एसिड। RCOS से निकला, इसलिए डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड नहीं बोलेंगे हम इसको, क्योंकि एसिड का तो क्या निकला है, सिर्फ H निकला है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, गिरगनियार रिएजेंट। RMGS का रिएक्शन कभी भी आप किसी एसिड से कर दो तो एसिड का H निकलेगा और इसका R न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं करेगा, इसकी बजाय किसकी तरह काम करेगा, बेस की तरह काम करेगा। तो बेस की तरह काम करेगा तो एल्केन बन जाएगा, RH बन जाएगा बेटा, एल्केन बन जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम के साथ, NaOH के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ और गिरगनियार रिएजेंट के साथ एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब अपना H निकालता है। क्लियर बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? नोट कर लो। कर लिया सर। नहीं सर, एसिडिक कर लो बेटा, कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं। सर जैसे आपने बताया था कि इस Na को लिखना जरूरी नहीं होता, क्योंकि सॉल्ट बनाए तो हम लिख देते हैं बस, लेकिन जरूरी नहीं होता ना सर। हाँ तो RCO लिख दो बेटा, कोई इश्यू नहीं। RCO नेगेटिव। हाँ RCO नेगेटिव, साल्ट में Na नहीं बनना है बेटा। ओके सर। देखो बेटा, दूसरा पार्ट मैंने क्या दिया, उसमें भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो की, लेकिन उसमें मैंने क्या लिखा, बी, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डी कार्बो, तो ऑलरेडी मैं ये बात आपसे कह चुका हूं पहले ही। इस वाली रिएक्शन में देखो, जब एसिड की NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो CO2 NaSCO3 के साथ या NaH के साथ रिएक्शन करते हैं, तब आपका H2O निकलता है ना। लेकिन अगर NaOH के साथ रिएक्शन, ये बात ध्यान देना, NaOH के साथ रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में देते हैं, इसकी प्रेजेंस में देते हैं NaOH की कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसको फिर हम सोडा लाइम बोलते हैं। सोडा सोडा लाइम किसको बोला जाता है, क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, NaOH प्लस CO। देन क्या इंटरेस्टिंग है कि जब CO2 बाहर हो जाता है, कार्बन का CO2 बाहर हो जाता है और इसका R और बेस का H बन के एल्केन बनाते हैं, Na2CO3 बाहर हो जाता है। इस बार जो CO2 कम है वो कहां से आया है बेटा, RCO एसिड। एसिड से। तो इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। ये डी कार्बोक्सिलेशन किसका है बेटा, मतलब डी का मतलब निकलना, कार्बोक्सिलेशन का CO2, तो किसका डी कार्बोक्सिलेशन है, एसिड का। एसिड। तो इस बार आपका एसिड का डी कार्बोक्सिलेशन होगा। तो सोडा लाइम अगर आप के साथ रिएक्शन करोगे NaOH के साथ CO की प्रेजेंस में, तो सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करोगे तो डी कार्बोक्सिलेशन होगा और एक कार्बन कम वाली एल्केन बनेगी। 11th में आप एल्केन के प्रिपरेशन मेथड में भी ये रिएक्शन देखते हो। तो ऐसे केसेस में आप सोडियम पोटेशियम किसी का भी साल्ट यूज कर सकते हो, डायरेक्ट एसिड मत यूज करो। तो सोडियम पोटेशियम का साल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट यूज कर सकते हो, डी कार्बोक्सिलेशन होगा। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसके अंदर रिएक्शन प्रोसीड जो होती है बेटा, वो कार्ब एनायन के थ्रू होती है, RCOO Na के अंदर होती है। जैसे RCONA होता है, Na निकलता है तो RCO नेगेटिव बनता है, लेकिन CO2 जब बाहर हो जाता है तो क्या बनता है, फिर देखो बेटा NO2, CO2 निकलने के बाद R पर नेगेटिव चार्ज, R का नेगेटिव चार्ज मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको क्या बोलते हो आप, कार्बाइड। ना, कार्बाइड नहीं बेटा, कार्ब एनायन, कार्ब एनायन, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज को एनायन बोलते हैं। तो इस रिएक्शन का रेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ, मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसी रिएक्शन का रेट, R नेगेटिव का रेट, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन डिपेंड करेगा स्टेबिलिटी ऑफ
कार्बन आयन, कार्बन मतलब 1 जितना, डिग्री का सबसे ज्यादा होगा। हाँ 1 डिग्री का ज्यादा होगा बेटा। जितना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन ज्यादा होगा उतना डी कार्बोक्सिलेशन, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एल्केन जो होगा इजीली बना देगा। आर सी ओ एन ए आर सी ओ से आर नेगेटिव बनाएगा, आर नेगेटिव डी कार्बोक्सिलेशन होगा। जैसे कुछ एग्जांपल शेयर किए मैंने, जैसे सी एच थ्री सी ओ एच, मुझे ये देखना है कि इसका डी कार्बोक्सिलेशन करना है NaCO की प्रेजेंस में, तो मैं क्या CO2 बाहर करके पहले तो CH3CO नेगेटिव बनाऊंगा, फिर CO2 बाहर निकाल दूंगा, फिर CH3 नेगेटिव बनाऊंगा। और CH3 क्या होगा, ये बेस से NaOH से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। CH3 नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल है ना, अनस्टेबल है कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ये NaOH से भी H ले लेगा और H को लेकर के और मीथेन बनाना। तो आप कोई भी एग्जांपल हो तो उससे आप बना सकते हो। और जब भी रिएक्शन करो आप, जैसे मान लो CH3COH कर रहा है तो CO2 निकाल के आप कार्बन आयन सोचो, एक कार्बन कम वाला बनाना है। जैसे CH3CH2COH है तो क्या सोचो आप, CH3 CH2। CH2। और आपको पता है, अभी आपने बोला भी है कि सर 1 कार्बन वाला जितने कार्बन बढ़ेंगे स्टेबिलिटी कम होगी, तो डी कार्बोक्सिलेशन ज्यादा किसका होगा, ये लेस स्टेबल है, तो ज्यादा डी कार्बोक्सिलेशन किसका होगा, मोर स्टेबल एसिटिक एसिड का। जितने कार्बन कम होंगे उतना जल्दी ईज ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा बेटा। क्लियर? कोई डाउट हो तो डिस्कस कर लो बेटा। लिख लो अदरवाइज, और बता दो मेरे को, जब लिख लो तो डन कर देना कि सर हो गया। सर इसमें डाला क्या है हमने, जो RCO Na से RCO नेगेटिव बना, NaOH डाला है। NaOH डाला बेटा, वो तो करेगा ना, एसिड के साथ NaOH तो डाल रहे हैं तो साल्ट तो बनेगा ही पहले, फिर सॉल्ट के साथ CaO रिएक्ट करेगा, वो कार्बन अच्छा। डाइऑक्साइड को। देखो CaO क्या है, वैसे आप जनरली सोचो CaO क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है ना, यस सर, बहुत स्ट्रॉन्ग है। बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो CO2 क्या है, एसिड होता है, CO2 CO2 तो यस सर, एसिडिक गैस है वीक ना। एसिड। हाँ वीक एसिड, लेकिन एसिडिक गैस है ना, यस सर। एसिडिक को बेस बाहर निकाल देगा, ये CO3 CO2 को बाहर निकाल ले जाएगा। तो पीछे यस क्या सर। होगा, जितना साल्ट लेंगे जितना एसिड लेंगे उससे 1 कार्बन वाला कम कार्बन वाला R बन जाएगा, वो एल्केन बना देगा बेटा, 1 कार्बन कम वाली एल्केन बन जाएगी। ओके सर। क्लियर बेटा, आगे चलूं, लिख लिया? 1 सेकंड सर। कर लो बेटा। हो गया सर। बच्चों मेरा नाम जानते हो आप लोग? जी सर। क्या? सर नागिया सर। कैसे? सर आपने 10th में पढ़ाया था मेरे को। अच्छा यस सर। अच्छा, ध्रुव है क्या? यमुनानगर। यस सर। अच्छा अच्छा, बाकी स्टूडेंट यस सर। तुम कैसे जानते हो बेटा? सर मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं। अच्छा, हाँ बेटा वीडियोस जरूर देखना, उसके अंदर मैंने काफी डिटेल पढ़ा रखा है, वो आपको बड़ा काम आएगा। वो आपको, वो जो है उसमें मैंने जो आपको क्लास में पढ़ाता हूँ उससे भी काफी डिटेल पढ़ा रखा है मैंने। क्या नाम है बेटा आपका? सर राजा। राजा? आगे यस राजा? सर। ओनली सर राजा या आगे भी? सर राजा मुकेश। राजा मुकेश। ओके बेटा, देखो मैंने दूसरा एग्जांपल आपको दिया था, जैसे सपोज मैंने एग्जाम में ये वाला एग्जांपल लिख दिया, जैसे HMeETCO, तो आपको क्लियर कट पता है कि जब आप डी कार्बोक्सिलेशन करोगे तो क्या कम होगा बेटा? एक जैसे मैंने कार्बन यहाँ यहाँ पर देख रहे हो, स्पेशली मैंने क्या रख दिया है, NaOH नहीं रखा, क्या रखा है उसकी जगह,
NaOD रखा है बेटा, मैंने आइसोटोप्स ले लिया, मतलब मैंने आपके लिए NaOH नहीं रखा, उसकी बजाय NaOD रखा। तो NOD रखा, पहले देखो CO निकल करके मेरे पास कार्बोनेट बन गया, लेकिन जब ये कार्बोनेट बनेगा C पर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये C पर नेगेटिव चार्ज में अब मुझे D अटैच करना है, ये वाला। तो D क्या है, फ्रंट में भी अटैच हो सकता है और बैक में भी अटैच हो सकता है ना, फ्लिपिंग होगी। यस सर। क्या होगी, फ्लिपिंग, मतलब किसी भी साइड में जा सकता है, फ्लिपिंग बोलते हैं इस चीज को, बोलते हैं फ्लिपिंग। तो इसलिए डी फ्रंट में भी अटैच हो सकता है और बैक में भी अटैच हो सकता है। और यहाँ पर ये कार्यल सेंटर है बेटा, कार्यल सेंटर का मतलब समझते हो, कार्यल सेंटर का कार्बन मतलब हैविंग ऑल फोर डिफरेंट फोर ग्रुप्स। डिफरेंट ग्रुप। जब फोर डिफरेंट ग्रुप से अटैच होगा तो इसका मतलब दोनों अलग अलग स्पीसीज होंगी ये तो ऐसे को बोलते हैं एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म, एक लीवो रोटेटरी फॉर्म, मतलब टोटल आर प्रोडक्ट एस। कितने बनेंगे, टू प्रोडक्ट बनेंगे बेटा। स्टीरियो केमिस्ट्री भी कर रही है इस रिएक्शन में, टू प्रोडक्ट। और टू प्रोडक्ट क्यों बनेंगे, ड्यू टू कार्बन फ्लिपिंग, कार्बन आयन फ्लिपिंग। कार्बन आयन फ्लिपिंग। सिमिलरली मैंने एग्जांपल ये लिया, CH2, यहाँ स्टार लगा दिया बेटा, देखो यहाँ स्टार, CH डबल बॉन्ड CH2 COH, और मैंने NaOD से रिएक्शन कर दिया वापस। तो देखो ये तो क्लियर है, CO2 बाहर जाएगा। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या था कि कॉन्जुगेशन होगी। यस बेटा, रेजोनेंस हो जाएगी, CH2 CH CH2 नेगेटिव। अगर ये रेजोनेंस होगा तो इधर CH2 पे नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे भी आ सकता है और स्टार वाले कार्बन पे भी आ सकता है ना, तो जी डी सर। दोनों जगह होगा। फिर अगेन आपके जब कंपटीशन में आएगा तो अगेन आप क्या बोलोगे, एक प्रोडक्ट नहीं बनेगा बेटा, कितने प्रोडक्ट बनेंगे यहाँ पर, दो। दो प्रोडक्ट। तो सर ऐसे लेकिन ये एग्जाम, दोनों प्रोडक्ट अलाइक नहीं है। दोनों एलाइलिक हैं लेकिन दोनों अलग अलग टाइप के एलाइलिक हैं बेटा। देखो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड कार्बन वाले पे डी नहीं है, और CH2 सिंगल बॉन्ड वाले पे है, लेकिन सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन यहाँ सीधा है और यहाँ पर स्टार वाला है बेटा। सर तो फर्क क्या है दोनों कार्बन में। दोनों में हमने स्टार्टिंग में ले लिया। मान लो मैं आपको ये बोलूं कि आइसोटोप्स है ये वाला, ये कार्बन 14 आइसोटोप्स है, CH और CH2 COH है, और ये कार्बन 12 है। तो जब आपका प्रोडक्ट बनेगा तो क्या बनेगा, दोनों प्रोडक्ट बनेंगे ना, सी एच हाँ टू अब चेंज हो जाएगा सर। अब चेंज, स्टार का मतलब यही है बेटा, आइसोटॉप्स लगा ओके। दिया मैंने, समझ गए। जी सर। तो इसलिए दोनों प्रोडक्ट आप क्या बोलोगे, ऐसे केसेस में कितने प्रोडक्ट बनेंगे, अगर स्टार नहीं लगाता, कार्बन 14 नहीं लगाता मैं, तो फिर ये दो प्रोडक्ट नहीं होते। अब एक कार्बन 14 वाला डबल बॉन्डेड वाला है, एक कार्बन 14 पर आपका डी लगा हुआ है, एक पर कार्बन 14 पे डी नहीं लगा हुआ, एक पे कार्बन 14 पे डी लगा हुआ है। क्लियर। जी सर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी डी कार्बोक्सिलेशन करना है, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करनी है, ये अपने 11th में भी रिएक्शन करते थे, डिड यू रिमेम्बर, जी 11th में सर। भी होती थी डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, होती थी, एल्केन का फॉर्मेशन था ये। तो एल्केन के फॉर्मेशन में आप ये सारी चीजें भी ऐड करोगे बेटा, कि अगर स्टीरियो केमिस्ट्री आ जाए या रेजोनेंस आ जाए तो प्रोडक्ट पे ध्यान देना। क्लियर हो जाए तो बेटा डन करते ना। अरे भारद्वाज, तुम्हारा एक ब्रदर भी तो था, वो कैसे चल रहा है अभी, ध्रुव। सर मुकुल। हाँ, हाँ जी सर वो इसी बैच में है नीचे। कैसे मतलब मैं कर रहा है, भी इस नहीं कर रहा साल अभी। में। हाँ जी सर उसके स्कोर्स मेरे से भी अच्छे आते हैं लेकिन वो क्लास में इंटरेक्ट नहीं करते सर। अच्छा। जी सर। एग्जाम तो आगे हो गया ना ये तुम्हारे वाला, अभी फॉर्म क्या नहीं भरेगे ना। अभी फॉर्म नहीं भरे सर। अभी तो वो डेट 10th को पता चलेंगी। हाँ, बता रहे थे आप इसके बारे में। यस सर। कर लिया बेटा सभी लोगों ने, चलो आगे। जी सर कर लिया। कोई और स्टूडेंट बेटा आगे चलो। यस सर। देखो बेटा, नेक्स्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट कर दो तो हीटिंग इफेक्ट क्या होते हैं। इसमें देखो मैंने अलग अलग केस बना के दिए हैं आपको।
अगर कभी भी आपके पास बीटा और गामा पर अनसेचुरेशन हो, बीटा गामा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बड़ा इजीली डीकार्बोक्सिलेशन होता है। कभी भी ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड दे दें जिस पर बीटा और गामा पर अनसेचुरेशन, देखो अनसेचुरेशन जैसे देखो ये COOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके पास वाला कार्बन बेटा अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। जब भी बीटा और गामा पे डबल बॉन्ड हो, बीटा और गामा पोजीशन पे डबल बॉन्ड हो, तो उसको बीटा गामा अनसेचुरेशन बोलते हैं। और जब भी ऐसा हो बेटा, तो आप CO2 बाहर निकालो, ये देखो ये CO2 बाहर निकालो, CO2 बाहर निकाल करके अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड कर देना, रिजल्ट क्या होगा ये याद रखना, रिजल्ट अल्फा बीटा कार्बन पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, सबसे इजी काम हो जाएगा। तो देखो अल्फा और बीटा पे डबल बॉन्ड हो गया और बी के साथ H आ जाएगा, ये वाला H जो है ये बी के साथ चला जाएगा, तो बी के साथ H CO2 बाहर निकल जाएगा, अल्फा बीटा पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ लिखा भी है मैंने, देखो बीटा गामा डबल बॉन्ड इज शिफ्टेड एट अल्फा बीटा पोजीशन। जैसे ये देखो, ये देखो ये COH ग्रुप, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन, तो अल्फा बीटा पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये देखो अल्फा बीटा पे CO2 बाहर हो जाएगा और O के साथ H आ जाएगा। लेकिन ये कौन सी फॉर्म होगी, ये डबल बॉन्ड होगा तो इन ओल फॉर्म होगी, तो H का ट्रांसफर वापस हो जाएगा, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेबल प्रोडक्ट एसीटोन बाइंड। तो आप सोचोगे कुछ और आंसर कुछ आएगा। तो जब भी बीटा गामा पर अनसेचुरेशन कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो इजीली डीकार्बोक्सिलेट करना है और अल्फा बीटा पर डबल बॉन्ड लगा देना है आपने। अल्फा बीटा पर डबल बॉन्ड लगाने के बाद भी सोचना है, अगर कभी इनोल आ जाए पोजीशन आपके पास, तो इनोल आ जाए तो उसको कीटो में कन्वर्ट कर देना, मतलब CH2 को CH3 में कन्वर्ट कर देना है और OH को C डबल बॉन्ड। इन का मतलब है डबल बॉन्ड, ओल का मतलब है OH, इसको हमने C डबल बॉन्ड O का मतलब कीटो में कन्वर्ट कर देना। कीटो टॉटोमर होता है। हाँ कीटो ज्यादा, ये टोटोमर ही है बेटा, ये टोटोमेरिज्म ही हो गया। जब ये मैंने किया तो इसका मतलब 11th में जब आप पढ़ते हो टोटोमेरिज्म कर दिया। और जनरली टोटोमेरिज्म में कौन सी फॉर्म स्टेबल होती है, जनरली कीटो होती है ज्यादा स्टेबल, तो कीटो में ही पहुंचाना होता है। कुछ कंडीशन की थी आपने, जब दो CO के, वो मुझे 11th में जाना पड़ेगा, एक्चुअली मैं जाना नहीं चाहता, दो CO के बीच में CH2 हो तो फिर टॉपिक चेंज हो जाएगा, इसलिए ये टोटोमेरिज्म है। इनोल को कीटो में कन्वर्ट कर दोगे तो एसीटोन बन जाएगा। मैं 2-3 एग्जांपल बता दूंगा, आपको ऑलरेडी वैसे ही याद हो जाएगा। तो बीटा और गामा में अनसेचुरेशन हो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में, CO2 निकाल के कहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा फिर, बीटा गामा, बीटा गामा में डबल बॉन्ड था, पहले था, अल्फा बीटा में आ जाएगा। CO2 निकलने के बाद किस पर आ जाएगा बेटा, CO2 बाहर हो जाएगा, H आ जाएगा गामा वाले उस पे कार्बन पे। अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। बीटा गामा डबल बॉन्ड इज शिफ्टेड एट अल्फा बीटा। अल्फा बीटा पोजीशन। हीट करने पर हो रहा है ना सर ये से बस। हाँ ये हीटिंग, सारा हम किस पर कर रहे हैं, इफेक्ट क्या आ रहा है हमारा, हीटिंग, हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि एक्चुअली टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन भी और साथ में हीटिंग भी बेटा, हीटिंग भी। हीट करते हैं तो हीट में कई बार क्या होता है CO2 निकलता है, ये देखो हीटिंग इफेक्ट कर रहे हो, पार्ट ये कर रहे हो, हीटिंग इफेक्ट। हीट करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, सर इस बार ये जो एग्जांपल है नीचे वाला CH3CO CH2 COH में, सर पहले रेजोनेंस हुआ उसके बाद डबल बॉन्ड आया ना बीटा गामा पर, जो CO C डबल बॉन्ड वाला है। जो बीटा गामा पर तो पहले ही डबल बॉन्ड था, ये अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा पे तो पहले ही डबल बॉन्ड था। सर गामा तो ऑक्सीजन है ना, कार्बन होना चाहिए। नहीं कोई बात नहीं,
बीटा कोई भी पोजीशन हो, गामा चाहे ऑक्सीजन हो कार्बन, हमने ये तो नहीं बोला ना कि अच्छा। कार्बन ही हो। अल्फा बीटा गामा, तो बीटा गामा पे सपोज ऑक्सीजन है, बाद में देखो सीओ बन गया, तो ये कौन से बन गया, अब CO2 तो बाहर निकल गया, तो ये अल्फा कार्बन था और ये बीटा था, तो अल्फा बीटा पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। जी सर। है ना। देखो मैं इसको आपको अलग से भी दिखा देता हूँ कि सपोज होता क्या है, एक्चुअल मैकेनिज्म भी बता देता हूँ, कंफ्यूजन हो रहा है। तो देखो जैसे ये CH3 है ना, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, ये COH, आपको एग्जाम में तो ये लिखा मिलेगा, आप इसको ऐसे CH3 CO CH2 C डबल बॉन्ड O और OH लिख दो ऐसे करके। अब ये H को ट्रांसफर इधर कर दो, तो H ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से H ट्रांसफर इधर हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड क्या है, यहाँ आ जाएगा, ये भी यहाँ ब्रेक हो जाएगा, तो इधर क्या बन जाएगा मेरे पास, पहले CH3 C के साथ O नेगेटिव OH डबल एंड बॉन्ड बॉन्ड CH2। प्लस ये CO2। क्या था, हाँ ये क्या था, ये अल्फा बीटा गामा ऑक्सीजन था। अब अल्फा और बीटा पे डबल बॉन्ड आ गया, पहले बीटा और गामा पे था। जी सर। अब यहां से आगे टोटोमेरिज्म हो गया, तो उसने क्या है, वापिस ट्रांसफर कर दिया, फिर तो वापिस क्या हो गया, स्टेबल चीज बन गई, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन बन गया। एसीटोन। क्यों, हाँ जी है कि सर। नहीं? क्लियर बेटा, बिल्कुल सर। चलो आगे। यस सर, नेक्स्ट एग्जांपल आप इम्पोर्टेंट। देखो सेकंड एग्जांपल मैंने दिया आपको, ये एग्जांपल दिया, एग्जांपल देख लो, येलो कलर से मैंने सेकंड एग्जांपल इंपोर्टेंट एग्जांपल करके लिखा हुआ है। मैंने क्या लिखा, व्हाइट में दिखा देता हूं मैं आपको, OH OHC डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OH था, और हमारी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा है, और हमें पता है कि O के साथ वाला H निकलना है जो इसके साथ जाना है, और ये वाला बॉन्ड यहां आना है डबल बॉन्ड वाला, तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो CO2 बाहर हो जाएगा, मैंने ये CO2 बाहर कर दिया, ये CO2 बाहर कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये वाली चीज OH C के साथ OH डबल बॉन्ड CH2, लेकिन ये डबल बॉन्ड है तो इन O पर H है तो ओल, ये इनोल फॉर्म हो गया बेटा। हाँ जी सर। इनोल फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोटोमेरिज्म हो जाएगा, कीटो में हो गया, कीटो का मतलब H वाला ट्रांसफर इधर हो जाएगा, तो OHCOCH3, तो आंसर क्या आ गया देखो, CH3COOOH, और ये आंसर क्या हो गया, एसिटिक एसिड हो गया। ऐसे ही मैंने ये एग्जांपल दिया, देखो ये वाला दूसरा एग्जांपल, ये एग्जांपल फर्स्ट, ये एग्जांपल सेकंड, देखो CH2COCOH, इसमें जैसे ही CO2 बाहर निकाल दूंगा तो C पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन जी सर। नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है, तो ये आप ट्रांसफर हो जाएगा बेटा वापिस अंदर, अंदर आने से एक बड़ी स्टेबल चीज बन जाएगी, क्या कौन सी स्टेबल चीज बन बेंजीन। जाएगी, ये बेंजीन, और ऊपर CH2 नेगेटिव है, ये हाईली है, बेसिक है, H पॉजिटिव ले लेगा टोलिन बना देगा। यस सर। तो अब अगर एग्जाम में आपको ये वाली चीज दिख जाए तो ध्यान दे देना कि डी कार्बोक्सिलेशन करना है, हीटिंग में सिंबल बार बार नहीं दे रहा कि डी कार्बोक्सिलेशन करना है तो क्या करना है, और देखा जाए तो एक्चुअल में वही चीज तो है, ये देखो अल्फा, ये बीटा, और ये गामा, गामा। और बीटा और गामा वाला डबल बॉन्ड हटके कहाँ लग जाएगा, अल्फा बीटा पर, अल्फा और और वो बीटा ऊपर पर। चला जाएगा। हाँ, अल्फा और बीटा पर बेटा, बात तो वही है। सर। हम्म, सर इस केस में हमने ये क्यों नहीं देखा कि कार्बन के ऊपर दो OH लगे हुए अनस्टेबल होगा वो।
कार्बन के ऊपर दो OH OH कहाँ लगे हैं बेटा? लगे ही नहीं कहीं दो नोड OH। वाले। अच्छा, तभी तो अनस्टेबल करके आगे ले गए ना, इसमें कह रहे हो ना आप ऊपर वाले में। सर हाँ जी सर। तो इसको तो हमने अनस्टेबल कर दिया ना, यहाँ ले गए हम फिर। अब सर तो इसमें देखो एक वाटर ही नहीं किया हमने, है। वाटर क्यों रिमूव नहीं किया हमने? अगर वाटर रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा? देखो, वाटर रिमूव करोगे तो अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी डबल बॉन्ड है CH2 के साथ। अच्छा। और डबल बॉन्ड O कर दोगे तो ये तो अनस्टेबल हो जाएगा। हाँ जी सर। तो हमेशा प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए? स्टेबल। स्टेबल। तो इसलिए ये टोटोमेरिज्म करेगा ही, वाटर निकालने की बजाय इधर चला जाएगा। ओके सर। क्लियर बेटा? सारी हाँ चीजें जी। क्लियर? जी सर, नोट करते हैं सर। नोट कर लो। सर ये जो इम्पोर्टेंट जिस पे मार्क किया हुआ है इसमें तो दोनों साइड एसिड ही लगा हुआ है ना? हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि CH2 के दोनों साइड COH आ जाए तो आंसर क्या होगा आपका? जब आप कर लोगे ना, प्रैक्टिस पहले की होगी, तो रिजल्ट अगर एग्जाम में आ गया तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है ना, सीधा आंसर क्या लगाओगे? एसिडिक एसिड। एसिडिक। यही तो एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा। मतलब जो क्वेश्चन मेरे अभी मैं आपको दे रहा हूँ, मेन या आपके एडवांस में डायरेक्ट मिलेंगे आपको। ऐसा ही लिखा होगा और फाइनल रिजल्ट पूछ रहा होगा। अगर आपकी प्रैक्टिस पहले ही बेस्ट है तो सीधा टिक करोगे बेटा वहां पर। समझ गए ना? जी सर। आप लोगों को बेटा कौन पढ़ाता था पहले? जलज सर पढ़ाते आपसे थे। पहले। कौन से वाले? दिवजेश सर? जलज सर। जलद सर अच्छा, जलद सर, ठीक। हो गया सर। नेक्स्ट देखो बेटा, दूसरा केस मैंने दे दिया आपको। हीटिंग ही कर रहे हैं अपने, हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कर दिया। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड था, अब मैंने क्या केस दे दिया आपको? हीटिंग ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले मैं याद कराना चाहता हूँ आपको कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कौन कौन से होते हैं और उनका फार्मूला क्या होता है। सर कराया था ओम, आपने वो क्या? हम कराया था ना पहले, ओम गा, कौन गा। पहला मेंबर कौन सा है बेटा? रिपीट करो। ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्जेलिक। दूसरा कौन सा है? और मेलोनिक। मैलोनिक एसिड। मेलोनिक। तीसरा कौन सा है? सक्सेनिक एसिड। सक्सेनिक। सक्सेनिक है। फोर्थ कौन सा है? ग्लूटेरिक ग्लूटेरिक। एसिड एडिपिक। और फिफ्थ कौन सा है? अच्छा। एडिपिक। तो मैं देखो एडिपिक। फाइव फाइव एसिड का आपको हीटिंग इफेक्ट है। ये मेन में क्वेश्चन आएगा, मेन में डायरेक्ट आता है ये क्वेश्चन। तो जैसे देखो, सबसे पहले मैंने ऑक्जेलिक एसिड लिया। सबसे पहले मैंने ऑक्जेलिक एसिड लिया। ऑक्जेलिक एसिड में दो COH, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। जी सर। एसिड कौन से वाला है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। दो COH डायरेक्ट हो, तो जब आप इसको हीट करोगे बेटा तो CO2 भी बाहर निकल आएगी और CO भी बाहर निकलेगी, H2O भी बाहर निकलेगा। मतलब यस। ऑक्जेलिक एसिड की दो चीजें होंगी, डी कार्बोक्सिलेशन भी होगा और डी हाइड्रेशन भी होगा। पहला मैंने ये याद करने वाले पॉइंट है, इसलिए ज्यादा मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है बेटा, सीधा याद करना है आपको। जब भी आप ऑक्जेलिक एसिड को, ऑक्जेलिक एसिड वैसे डाईहाइड्रेट भी होता है। जब आप स्टोक्यो स्टोक्योमेट्री करते हो ना, तब ऑक्जेलिक एसिड डाईहाइड्रेट भी होता है। डाईहाइड्रेट मतलब ये बोलते हो आप, COH डॉट H2O डॉट H2। लेकिन मैंने एनहाइड्रस लिया है, एनहाइड्रस, मतलब वाटर नहीं है इसके साथ। तो जी सर। एनहाइड्रस, एनहाइड्रस कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करोगे तो बताओ बेटा क्या बनेगा? CO2 प्लस H2O। प्लस CO, दोनों बनेगी बेटा, CO2 भी बनेगी और CO भी बनेगी। CO2 भी, CO भी। क्लियर? यस सर। चलो आगे। सर मेलोनिक का तो अभी ऊपर कराई है हमने। मेलोनिक का मतलब देखो अभी ऊपर किया ही है हमने, वेरी गुड, व्हाट ए माइंड। मेलोनिक, मेलोनिक का मतलब है दो CO के बीच में एक CH2 आ जाए तो उसको मेलोनिक बोलते। तो अभी हमने किया ही थोड़ी देर पहले,
तो इसमें CO2 बाहर किया था और एसिटिक एसिड बना था, यही है आपने हीटिंग इफेक्ट। तो एसिटिक एसिड बनेगा, मेलोनिक एसिड से एसिटिक एसिड बनेगा। सर ये आपने एन ब्रोमोसक्सिनामाइड जब बनवाया था उस टाइम याद कराए थे। हाँ बेटा, मैंने आपको शायद हो सकता है 10th में भी कराया हूँ या 11th में भी कराया हूँ, या अब पढ़ाया होगा तब भी करवाया हूँ मैंने। सर अब जब कराया था ना एन ब्रोमोसक्सिनामाइड पढ़ाया था आपने, हाँ तब करवाया होगा मैंने ना। ऑक्सीडेशन के टाइम तब कराया था। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा बिल्कुल। मैं क्या, जब कंटिन्यूस मेरे पास 11th और 12th में स्टूडेंट होता है तो कई जगह करवाता हूँ, 2-3 चीजें ना तो याद हो जाती है फिर बच्चों को। तीसरा देखो, सक्सेनिक एसिड, एक CH2 और बढ़ा दो बेटा। यस सर, CH2COH CH2COH। हाँ 2 CH2 आ गए देखो, ये वाला, एक CH2 एक CH2। इस केस में सिर्फ वाटर निकलेगा, H2O बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकलेगा, इसलिए इस केस को हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन। H2O बाहर निकलेगा तो जो सक्सेनिक एसिड से बना है तो उसको हम सक्सेनिक एनहाइड्राइड बोलते हैं, ये वाला प्रोडक्ट CH2 सर इसको CH2। सक्सिनल्डिहाइड भी बोलते हैं। नहीं बेटा, एल्डिहाइड नहीं बोलेंगे हम, सक्सेनल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड में तो CHO होता है ना बेटा ग्रुप, एल्डिहाइड होगा तो CHO ग्रुप, लेकिन CHO ग्रुप तो नहीं होता, इसलिए एनहाइड्रेट। एनहाइड्रेट का मतलब क्या होता है, वाटर का रिलीज होना। तो यहाँ वाटर निकल रहा है, जिससे वाटर निकल रहा है उसी का नाम दे देते हैं। जैसे इसका नाम तो है सक्सेनिक एसिड, जैसे ऊपर देखा आपने, और इस एसिड से वाटर रिलीज हो गया, इसलिए वर्ड यूज कर दिया हमने, सफिक्स यूज कर दिया एनहाइड्रेट, सक्सेनिक एनहाइड्रेट। एनहाइड्रेट। क्लियर बेटा? जी सर। लिखते जाओ, मैं आगे चलता रहता हूँ। फिर समझ आने की बात है, फिर तो ये फार्मूले याद करना कोई मुश्किल काम थोड़ी है, फिर तो अपने आप बनाते रहोगे आप। सर इसमें तो डीकार्बोक्सिलेशन हो ही नहीं रहा, तो फिर हमने इसे क्यों डाला इस कैटेगरी में? डिहाइड्रेशन तो हो गया ना बेटा, मतलब हीटिंग से क्या क्या होता है, जब आप हीट करते हो तो या तो डीकार्बोक्सिलेशन होता है या डिहाइड्रेशन होता है, या दोनों काम होते हैं। यस सर। वाटर भी कंज्यूम एलिमिनेशन हो भी तो होता है सर। जाता है। एलिमिनेशन। ये एलिमिनेशन ही तो है बेटा। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होगा, H और OH का निकलना, CO2 का निकलना। जब भी निकलना किसी चीज का होता है उसी को तो एलिमिनेट होना कहते हैं अपने, जी सर, जी सर। वो एलिमिनेशन तो है ही। ओके सर। कर लिया बेटा, आगे चलूं? जी सर। देखो 4th नंबर कौन था, सक्सेनिक एसिड के बाद कौन सा एसिड था, ग्लूटेरिक। ग्लूटेरिक। तो एक CH2 और बढ़ा दो, ये यहाँ लिखा है आपने, ये रहा ग्लूटेरिक G वाला, एक CH2 और बढ़ा, तो एक CH2 और बढ़ा दिया तो इस बार जो है फिर H2O निकल जाएगा, तो ये फिर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर रिमूव कर दिया, वाटर रिमूव कर दिया तो क्या बन गया देखो आप, फिर एनहाइड्रेट बन गया, ये वाला नीचे मैंने प्रिंट 5 किया आपका। कार्बन 1 ऑक्सीजन की चेन बन जाएगी। हाँ, ये वाली 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, तो इसका नाम क्या दोगे, ग्लूटेरिक एनहाइड्रेट, जो ग्लूटेरिक से बनेगा। जी सर। और अगर A से दोगे तो एडिपिक एसिड हो जाएगा। एडिपिक एसिड का मतलब है फिर आपका एक CH2 और बढ़ जाएगा, CH2 4 हो जाएंगे। तो इसमें इसमें अगेन CO2 और H2O निकलेगा, दोनों निकलेंगे। CO2 ये देखो, ये निकाला है मैंने, H2O भी निकाला है, और CO2 भी निकाला है, और जो बना है CH2 4 CO का मतलब 1 2 3 4 और CO, साइक्लोपेंटेन बन गया बेटा। तो ओम्स गा दिया था मैंने आपको, ओम्स गा वाला ट्रिक दिया था। तो फर्स्ट मेंबर और लास्ट मेंबर में दोनों प्रोसेस हुए हैं बेटा, फर्स्ट मेंबर और लास्ट मेंबर में दोनों प्रोसेस में, दोनों प्रोसेस कौन से हुए हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रोजनेशन नहीं बेटा, गलत हो जाएगा। डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रो हाँ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजनेशन का मतलब तो हाइड्रोजन निकलना होता है, हाँ या जी सर। डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन का मतलब वाटर निकला है। तो ओम्स गा में O और A वाले में
क्या निकला है? दोनों निकले हैं, वाटर भी निकला है और CO2 भी निकला है। और मेलोनिक और सक्सेनिक में सिर्फ वाटर निकले हैं, ग्लूटेरिक में CO2 निकला है। क्या उल्टा बोल दिया? सही बोला सर। सही बोल दिया। बना लोगे बेटा हीटिंग इफेक्ट? यस सर। डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का हीटिंग इफेक्ट। चलो आगे। जी सर। इसी टाइप से मिलते जुलते नाम है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया बेटा। एक तो मेलोनिक एसिड किया है, ऐसे ही एक मेलेइक एसिड होता है और फ्यूमेरिक एसिड होता है। मेलेइक और फ्यूमेरिक, एक्चुअल में ये दोनों GI है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है दोनों, एक सिस्फोम है और एक ट्रांसफॉर्म है, ये अलग चीज है। और ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो है लेकिन अनसेचुरेटेड, डबल बॉन्ड वाले। ये देखो, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अगर दोनों COH सेम साइड हो जाए तो इसको हम सिस फोम बोलते हैं। और सिस फोम कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड। मैलाइक एसिड। और इसमें COH पास पास में होते हैं, इसलिए इसको हीट करते हो आप किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जैसे P2O5 की प्रेजेंस में, H2 निकल जाता है और मैलेइक एनहाइड्रेट बन जाता है। लेकिन अगर आप यही काम इसके ट्रांस आइसोमर के साथ करोगे तो नहीं होगा बेटा। एक साइड है ही नहीं जो निकले। हाँ, क्योंकि COH पास में है ही नहीं, दूर दूर है। तो दोनों साइड से सर फिर CO2 निकाल सकते हैं ना। नहीं, वो भी नहीं निकलता बेटा, वो भी ज्यादा हीट करते तब निकलता है, तो जनरली स्टेबल ही रहता है। तो नो एनहाइड्रेट, वाटर नहीं निकलेगा, ये क्लियर है। क्या नहीं निकलेगा? वाटर। इसलिए हम कहते हैं जब वाटर निकलता है तो एनहाइड्रेट बनता है, इसलिए कहते हैं P2O5 के साथ मेलिक एसिड की बजाय ये ट्रांस फॉर्म में आपका, पहले ऊपर वाला फॉर्म कौन सा है? सिस फॉर्म। और ये फॉर्म कौन सा है? ट्रांस। ट्रांस। ट्रांस फॉर्म जो है उसको बोलते हैं मेलिक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड। ट्रांसफॉर्म को फ्यूमेरिक कहते हैं। फ्यूमेरिक एसिड कहते हैं। ये एनहाइड्रेट नहीं देता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। भाई ओम्स का वाले भी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा भी दो करवा दिए मैंने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन अनसेचुरेटेड, मेलेइक एंड फ्यूमेरिक। कर लिया बेटा, आगे चलो। सर कर रहे हैं। कर लो, कोई नहीं, वैसे क्लोज करवाने को मैं आपका सिलेबस क्लोज करवा देता, लेकिन मुझे लगा कि कुछ चीजें और करवानी चाहिए, इसलिए मैं करवा रहा हूँ आपको। सिलेबस में तो ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन कई तरह की क्वेश्चनिंग बनती है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल करवा रहा हूँ। हो गया सर। नेक्स्ट तो देखो बेटा, हीटिंग इफेक्ट में तीसरा केस मैंने जो लिखा है, वो हीटिंग इफेक्ट लिखा है मैंने अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का। अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड मतलब ऐसे एसिड उनका हीटिंग इफेक्ट कर रहे हो आप जो आपके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है।
तो देखो ये कार्बन और इसके पास ये अल्फा, अल्फा पर ओ एच ग्रुप है। तो ऐसे केस में करते हैं तो इसके दो मोलिक्यूल आपस में डाइमर बनाते हैं बेटा। देखो एक आर सी एच, एक का ओ एच दूसरे के एच के साथ इधर साइड में, फिर दूसरे वाली साइड का ओ एच और एच के साइड में। तो आप देखोगे इस तरह का साइक्लिक प्रोडक्ट बन जाए। और इस साइक्लिक प्रोडक्ट बनने में इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आर देख रहे हो, यहाँ आर देख रहे हो, तो ये हो सकता है आर आपको पास पास में दिखाई दे, या आर आपको दूर दिखाई दे, अटैच हो तो। दो टुकड़े अटैच होंगे, जैसे मैं आपको कह दूं कि ये दो टुकड़े हैं, इनको अटैच करो, तो आप ये कह सकते हो ना कि सर इनको मेरा सीधा बात सीधा समझ अटैच गए। कर सकते हैं ऐसे। या आप ये भी तो कह सकते हो कि सर इनको ऐसे अटैच कर देते हैं कि एक टुकड़ा ऊपर हो जाए, तो ये पास भी आ सकते हैं और ये दूर भी जा सकते हैं। तो दो टुकड़े अटैच करते हैं, जब आर आर पास में होते हैं तो उसको सिस्फोम बोलते हैं, और आर आर दूर होते हैं तो उसको ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। और सिस में भी फिर क्या है, एसिमेट्री है। सिस के फॉर्म के अंदर एसिमेट्री है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते आप, क्योंकि देखो इक्वल पार्ट में यहाँ ओ सी ओ है लेकिन यहाँ सी ओ है, तो इसलिए ये एसिमेट्री होती है। तो वो डी और एल फॉर्म ऑप्टिकल एक्टिव होता है, दिस इज ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ऑप्टिकल एक्टिव होगा, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म बनेगी, लिवर रोटेटरी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सिमेट्री है, ऐसे आप इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो मीजो जो है ऑप्टिकल इनएक्टिव है। तो आपको याद रखने वाली बात है कि अगर आपके पास ऐसा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड दे दे और पूछे प्रोडक्ट बनाओ हीटिंग करके, तो कितने प्रोडक्ट बनाओगे बेटा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में? दो। नहीं, तीन बेटा, तीन। क्योंकि एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा, लेकिन सिस में दो फॉर्म बनेगी, कौन कौन से वाली? डी और एल। डी और एल। तो आपके पास टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे इसके? तीन। टोटल देना बेटा तीन, क्या डायरेक्ट याद कर लेना आप, टोटल प्रोडक्ट थ्री। अब जिसको एडवांस लेवल पर करना हो ये कर लेना, जिसको मेन लेवल पे करना हो मत करना, ये इसकी जरूरत ही नहीं है उस बंदे को या बंदी को। एडवांस लेवल करना हो तो फिर ध्यान रख लेना ये वाली बात। तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में पार्टिकल अटैच होते हैं और बहुत सारी प्रोबेबिलिटी बनती हैं। वो अब स्ट्रक्चर पर डिपेंड करेंगी कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि कितने प्रोडक्ट होंगे। लेकिन ये क्लियर है कि जब दो टुकड़ों को अटैच करोगे तो एक सिस टुकड़ा बनेगा, एक ट्रांस। जिसमें आर आर पास में होंगे वो सिस, जिसमें आर आर दूर हो जाएंगे वो ट्रांस। और ट्रांस जो होगा वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, लेकिन सिस फॉर्म जो होगा ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ऑप्टिकल एक्टिव होगा तो एनेंशियोमर पेयर में एग्जिस्ट करेगा। एनेंशियोमर पेयर में एग्जिस्ट करेगा बेटा, एक डी फॉर्म होगा, एक एल फॉर्म होगा। तो टोटल अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड से प्रोडक्ट पूछेगा कितने बनेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास, तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, तो आंसर क्या देंगे बेटा? थ्री। कितने प्रोडक्ट? थ्री देंगे बेटा। कौन कौन से थ्री देंगे? इसके दो सिस, डी एंड एल। डीएल और ऑप्टिक। ट्रांस। सिस के दो, एनेंशियोमर पेयर मिलेगा सिस का, डी और फॉर्म एंड एल फॉर्म, और ट्रांस अकेला बनेगा बेटा। सर ट्रांस तो इसलिए नहीं मिल रहा ना क्योंकि इसमें सिमेट्री आ रही है। हाँ वही रीजन है बेटा, सिमेट्री है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो अकेला एग्जिस्ट करेगा, दो तो एग्जिस्ट करेंगे नहीं। क्लियर? यस सर, नोट कर लीजिए। कर लो बेटा, बना लो। इसको बेटा एक बार ना दो या तीन बार खुद घर पे करके देखना, नोट्स बना लो, उसके बाद खुद कर करके देखना। जब करोगे ना तब ज्यादा आइडियाज आएंगे। सिंपल क्वेश्चन तो हो जाएंगे, नो इश्यू। लेकिन जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं या लेवल इंक्रीज होता है तो माइंड गेम होता है, तो वहां आपको सोचना पड़ेगा, तो यार ऐसे कितने बने, क्यों बने ऐसे, फिर सोचोगे आप, बना बना के देखोगे।
सर सिस वाले के यानी हमें रेसिमिक मिक्सचर्स मिल रहे हैं ना? हाँ बेटा, रेसिमिक मिक्सचर, डी और एल फॉर्म को रेसिमिक मिक्सचर है, लिख सकते हो आप। ऑप्टिकल एक्टिव है तो एननशोमर पेयर मिलेगा, ये भी लिख सकते हो, एन एनशोमर पेयर। और जो भी एननशोमर पेयर होता है उसी को क्या बोलते हैं हम? रेसिमिक। जी सर, हो गया। फिर देखो, अभी तक हीटिंग इफेक्ट किस किस की कर चुके हो, कितने केस कर चुके हो बेटा हीटिंग इफेक्ट में? सर 2 केस। नहीं बेटा, 3 कर चुके हैं हम। 3। अच्छा सर, 3 खत्म कर लिए, 3 खत्म कर लिए। हाँ फर्स्ट बीटा गामा सैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, सेकंड ठीक वाज है। हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, देन वेरी अल्फा गुड, हाइड्रोक्सी एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी। तो नेक्स्ट वन इज द बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। नेक्स्ट वन जो ले जा रहे हैं बेटा हम, कौन सा ले रहे हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एसिड। तो बीटा हाइड्रोक्सी एसिड तो बहुत इजी है। बीटा हाइड्रोक्सी पर अगर अल्फा और बीटा पर हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाए, बीटा पर अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाए तो बीटा पर OH और अल्फा वाला H बाहर निकल जाएगा, हीटिंग करते ही H2O बाहर हो जाएगा और अनसेचुरेशन आ जाएगा। तो सर इसको ये बोल देंगे, तो रिएक्शन करी थी हमने उसमें, एल्डोल में। हाँ एल्डोल में की थी बेटा, वही वाली है ये। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर अल्फा बीटा पर, बीटा पोजीशन पर दो डिफरेंट ग्रुप है, बीटा पर R और H है और अल्फा पर भी H और CH डिफरेंट ग्रुप हैं, तो आपके दो आइसोमर बनेंगे, एक सिस बनेगा एक ट्रांस बनेगा। मतलब एक ऐसे बनेगा C डबल बॉन्ड C R H, और इधर बनेगा H COH, एक तो ये प्रोडक्ट बनेगा, प्लस एक प्रोडक्ट ये बनेगा R C डबल बॉन्ड C H, और H इधर चला जाए बेटा, COH आ जाएगा। तो ऊपर वाला फॉर्म H और H क्लोज है तो सिस, और H और H दूर है तो इसका मतलब ट्रांस। तो ये जो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड बनेंगे सिस और ट्रांस में, मतलब 2GI बनेंगे बेटा। इसमें ध्यान देना है कि बीटा हाइड्रोक्सी एसिड में अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि GI बनने की, तो आपके पास एक प्रोडक्ट में नहीं बनेगा, उसके बाद दो प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर बेटा? जी सर। बीटा हाइड्रोक्सी एसिड में दो प्रोडक्ट बनेंगे आपके पास। हो गया सर, हो गया। फिर देखो बेटा, गामा हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एसिड, गामा में फिर वाटर रिलीज करना है आपने, अल्फा पोजीशन और गामा पोजीशन से H और OH निकाल देना। COH का OH निकालोगे और एल्कोहल का H निकालोगे तो एनहाइड्राइड बन जाएगा। सर COH अपना H भी तो दे सकता था, वो भी तो एसिड है ना? नहीं 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 नहीं, जब एस्ट्रिफिकेशन करते हो, एल्कोहल के साथ एसिड की रिएक्शन कराते हो, तो एल्कोहल अपना न्यूक्लियोफाइल बनाता है, मतलब O नेगेटिव बनाता है न्यूक्लियोफाइल, और CO के पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करता है। इसलिए हमेशा एसिड का OH निकलता है, बिकॉज ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं है। ये कौन सी रिएक्शन है? एसएन रिएक्शन है। एसिड, एसिड, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ एसिड बेस रिएक्शन नहीं है। एसिड बेस होता तो एसिड क्या निकालता? H। लेकिन H नहीं निकाल रहा बेटा, OH निकाल रहा है। इसका मतलब ये कौन सी रिएक्शन है? एसएन रिएक्शन। एसएन रिएक्शन। क्लियर? जी सर। फिर देखो आप, अगर डी कार्बोक्सिलेशन आपने करना है तो डी कार्बोक्सिलेशन की एक नेम रिएक्शन आती है। नेक्स्ट है हमारे पास नेम रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं बोरेडीन हुस्डीकर रिएक्शन। बोरेडीन हुस्डीकर रिएक्शन, ये एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में ही पढ़ाई थी मैंने आपको।
बोरेडीन हुस्टिकर रिएक्शन में क्या होता है कि अगर आपके पास सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो, सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको आप ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में करोगे तो एल्कील ब्रोमाइड बन जाएगा। एल्कील ब्रोमाइड की प्रिपरेशन मेथड में बताया था मैंने। जैसे सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकते हो, आप एसिड लो, आप एसिड लो, एसिड की AgOH या मोइस्ट Ag2O के साथ रिएक्शन कराओ तो आपका ACOAg बन जाएगा। ACOAg बन जाएगा, सिल्वर साल्ट बन जाएगा। इस सिल्वर साल्ट की आप ब्रोमीन से रिएक्शन कराओ तो AgBr बाहर हो जाएगा, साथ में डी कार्बोक्सिलेशन फिर CO2 हो जाएगा, तो एक कार्बन कम वाला एल्काइल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो इसको इसीलिए हम बोलते हैं डीग्रेडेशन रिएक्शन। और ये जो प्रोसीड होती है वो फ्री रेडिकल से होती है, R डॉट से फ्री रेडिकल जो होती है। जैसे देखोगे RCOAg, तो पहले बनेगा Br, निकल जाएगा RCO डॉट, फिर आपका CO2 भी निकल जाएगा, R डॉट ब्रोमीन डॉट के साथ रिएक्ट करके RBr बना देगा। अगर आपने इस रिएक्शन में ब्रोमीन की जगह आयोडीन ले लिया तो आपकी इस रिएक्शन को सिमोनिन रिएक्शन बोलते हैं हम, सिमोनिन रिएक्शन। और आयोडीन बन जाते हैं, आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो एस्टर बनते हैं प्रोडक्ट बेटा, एस्टर। ये मैंने एल्काइल हैलाइड में बताया था, इसलिए यहाँ पर अगेन बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आपको याद आ रहा हो तो। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड बेटा आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? नो सर, नो सर। हाँ, तो नहीं पढ़ाया होगा तो फिर आपको नहीं बताया होगा। तो एल्काइल हैलाइड बनाने का प्रिपरेशन मेथड था। एल्काइल ब्रोमाइड अगर आपको बनाने हैं तो उसको बनाने का स्पेशल मेथड होता है हुस्डीकर रिएक्शन। ब्रोमाइड की बजाय आयोडाइड, आयोडीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो आयोडाइड नहीं बनेंगे, उसकी बजाय एस्टर बनेगा। और इस रिएक्शन का नाम सिमोनिन रिएक्शन हो जाएगा, सिमोनी रिएक्शन हो जाएगा। तो यहां मैंने आपको फिर वही नॉलेज दिया है कि जहां पर भी हेल्पर वर्ड देख लो आप, हेल्पर, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, हेल्पर से HEL, पी से peroxide। परऑक्साइड, और NP से नॉन पोलर सॉल्वेंट, हेल्पर NP, हेल्पर नेशनल परमिट, हेल्पर नेशनल परमिट। NP मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट भी अगर कहीं होता है तो R का मतलब रेडिकल, यहाँ कहीं भी ऐसा होता है तो वहां पर आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। जब भी हेल्पर वर्ड देख लो तो ये मैकेनिज्म आपका एक नॉलेज के लिए आपके पास है कि आपका मैकेनिज्म जो रहेगा वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म रहेगा। तो अगर यहाँ पर आप देखो हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट तो नहीं है, लेकिन परोक्साइड तो बन रहे हैं ना यहाँ पर, ये देखो ये परोक्साइड बनने लगे, OBr, परोक्साइड बनने लगे। तो जहां परोक्साइड बनेगा वहां भी कौन सा मैकेनिज्म आएगा, ये देखो P से परोक्साइड, तो वहां भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। तो हुस्डीकर रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से जो है वो फॉलो होती है। सर यहाँ तो नॉन पोलर सॉल्वेंट भी है ना, ClCl4। CCl, हाँ दोनों यहाँ से भी देख सकते हो आप। देखो ये भी वेरी गुड कि यहाँ देखो CCl4 है तो एक ऐसा सॉल्वेंट है नॉन पोलर नॉन पोलर। सॉल्वेंट, ये भी किसको फेवर कर रहा है, ये देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट भी इसी को फेवर कर रहा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म।
कर लिया बेटा? ये सर नोट। कर लो बेटा, कर लो। तुम लोग बेटा मोबाइल पे पढ़ते हो या लैपटॉप वगैरह पे पढ़ते हो, कंप्यूटर पे? सर दोनों, कभी कभी मोबाइल कभी कभी लैपटॉप। ज्यादातर बेटा बड़ी स्क्रीन यूज किया करो, तो आई पर ना, आईज पर वो इफेक्ट आता है इस चीज का। ट्राई ये किया करो, मोबाइल को अवॉइड करो, क्योंकि अभी कोरोना जब तक चलेगा ये इफेक्ट चलेगा ही, तो तब तक कोशिश ये करो कि भाई डेस्कटॉप या लैपटॉप पे स्टडी करो। ओके सर, हो गया नोट। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट जो हमने डी टाइप का है, तो कुछ नेम रिएक्शन लास्ट में मैंने नेम रिएक्शन डाली है। जैसे ऊपर मैंने कौन सी रिएक्शन डाली थी, क्या नाम था बेटा उसका? अभी पूछूंगा मैं आप लोगों से, अभी थोड़ी देर में एंड में पूछूंगा सारी ये। तो अभी कौन सी रिएक्शन की थी ब्रोमीन और CCl4 के साथ? बोराडाइन हंस डाइकर। हंस डीकर रिएक्शन। बोरेडाइन चाहे ना याद करो, लेकिन हंस डीकर याद करोगे। हंस डीकर किसकी रिएक्शन है? सिल्वर कार्बोक्सिलिक सॉल्ट एसिड ऑफ की। कार्बोक्सिलिक एसिड विद ब्रोमीन CCl4। हाँ, ब्रोमीन CCl4। ब्रोमीन और सिल्वर साल्ट, जैसे ये था, ये आपका सिल्वर साल्ट था, और सिल्वर साल्ट का ब्रोमीन के साथ, और कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। इवन ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका कंपटीशन है चाहे आपका बोर्ड है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। हुंस-डीकर रिएक्शन नेम रिएक्शन है। सी टाइप की रिएक्शन है हुंस-डीकर रिएक्शन। फर्स्ट टाइप रिएक्शन करवाई थी मैंने आपको, एसिडिक रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड जनरली हीटिंग इफेक्ट करवाई थी। सी कुछ नेम रिएक्शन करवाई है, जैसे हुंस-डीकर रिएक्शन है, तो ये भी आपका CO2 वाली, CO2 को बाहर निकाल रही है। फोर्थ रिएक्शन देख रहे हो, HVZ रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। HVZ, हेल वोलार्ड, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन या HVZ रिएक्शन। इसमें क्या है, इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन ब्रोमीन से ही करते हैं, लेकिन रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में करते हैं, रिएजेंट चेंज हो जाता है। वहां CCl4 है या रेड फास्फोरस है, उससे क्या होता है, जो अल्फा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन होता है वो Br से रिप्लेस हो जाता है। तो इसका प्रोडक्ट जो बनता है वो अल्फा ब्रोमो, जो भी एसिड है आपका, जैसे एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड बोल दो, अल्फा ब्रोमो एसिटिक एसिड बनता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ऊपर वाली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म थी, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन है। मतलब H पॉजिटिव इज रिप्लेस्ड बाय, वहां डॉट था, क्या पॉजिटिव है, H पॉजिटिव इज रिप्लेस्ड बाय Br पॉजिटिव। तो इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। दूसरा, इट कैन बी सब्सटीट्यूटेड अल्फा पोजीशन बिकॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी ऑफ Pi3 या Pi5। तो आपका ये वाली रिएक्शन जो है हेल बोलार्ड रिएक्शन, तो नेक्स्ट रिएक्शन करनी है हेल बोलार्ड नेम रिएक्शन है बेटा। नेम रिएक्शन याद करनी होती है कि नेम रिएक्शन में हमेशा ये याद करना होता है, क्या याद करना होता है नेम रिएक्शन में, क्या बोलता हूँ हर बार में, व्हाट इज एडवाइजेबल फॉर यू इन नेम रिएक्शन? सर सबसे पहले तो सबस्ट्रेट फिर रिएजेंट। वेरी गुड बेटा, सबस्ट्रेट रिएजेंट और प्रोडक्ट याद करना होता है। जब HVZ रिएक्शन आएगा तो सबस्ट्रेट क्या होना चाहिए बेटा? सर कोई भी एसिड। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड। उसका रिएजेंट क्या होगा? रेड फोरस विद ब्रोमीन। रेड फास्फोरस विद ब्रोमीन। और प्रोडक्ट क्या होगा? सर अल्फा ब्रोमो एसिड। अल्फा ब्रोमो एसिड। अल्फा ब्रोमो एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन दोगे। और याद ये रखना है कि H पॉजिटिव रिप्लेस होगा बाई Br पॉजिटिव, इसलिए ये कौन सा सब्सटीट्यूशन होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन होगा। क्लियर? जी सर।
सर आई यूज नहीं हो सकता तो क्लोरीन तो यूज कर सकते हैं ना हम। PCl3 PCl5 स्टेबल है। ब्रोमीन और क्लोरीन दो यूज होते हैं, आयोडीन और फ्लोरीन नहीं होंगे बेटा। ओके सर, लिख लिया सर। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ रिएक्शन बताता हूं मैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन मेरे माइंड में आ रही है। देखो जैसे सपोज आपके पास एज एग्जांपल CH3COH है। आप CH3COH की OH बेस किसी से रिएक्शन कराओ और क्लोरीनेशन कराओ, जैसे आप कह ही रहे हो खुद, है ना। तो बेस की प्रेजेंस में OH करोगे तो क्या होगा, बेस क्या करेगा, इसे H को निकालेगा ये और सर उसकी एक्शन रिप्लेस कर देगा Cl2 Cl को। तो क्या बन जाएगा, CH2 COH Cl। COH। फिर कर दो यही रिएक्शन और Cl, फिर बेस दे दो, फिर Cl2 दे दो, फिर अगेन क्या हो जाएगा, CH Cl2 ClCl COH, और फिर बेस दे दो बेटा, फिर Cl2 दे दो, CCl3 फिर क्या बन COH। जाएगा। याद है कल मैंने रिएक्शन करवाई थी ये वाली, जी सर। वो क्लोरल था, लेकिन ये क्या हो जाएगा, CCl3COH ओ। हो जाएगा। तो इसी टाइप से अगर मैं CH3NO2 ले लूं, क्या रिएक्शन करा दूं, NO2। CH3NO2, तो यही रिएक्शन सेम यहां भी तो हो सकती है बेटा। जी मैं सर। क्या कर लूं, 3OH और 3Cl2 ले लूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CCl3NO2 NO2। और CCl2NO2। बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको क्लोरोपिक्रीन बोलते हैं। क्लोरोपिक्रीन पिक्रीन। वार गैस है बेटा, वार के टाइम मतलब टीयर गैस है ये। अगर हम इसको मतलब इसकी शावर कर दें तो उससे क्या है कि दुश्मन के आंसू निकलने लग जाएंगे, इसलिए इसको टीयर गैस बोलते हैं। टीयर गैस है, किसी को भगाने भगाने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है, टीयर गैस। लेकिन सेम ये चीज आप किससे बना सकते हो, कि अगर हम क्लोरोफॉर्म की नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कर दें, HNO2। क्लोरो हाँ क्लोरो HNO3। हाँ क्लोरोपिक्रीन कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का क्या फार्मूला होता है बेटा, HNO3। नहीं नहीं, क्लोरोफॉर्म का CHCl3 CHCl, क्लोरो विद नाइट्रिक एसिड HNO3। हाँ क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रिक एसिड, और नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3। क्या रिएक्शन होती है, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CH Cl3, ये सर उसका H क्लोरोफॉर्म। लेके NO2 लग जाएगा। नाइट्रिक एसिड है OHNO2, जी सर। इसका H बाहर निकल जाता है वाटर की फॉर्म में और ये बन जाता है CCl3NO2, तब भी क्लोरोपिक्रीन बनता है। ये भी क्या है, क्लोरोपिक्रीन टीयर गैस। तो क्लोरोपिक्रीन टीयर गैस आप दो जगह देखते हो, क्लोरोपिक्रीन या टीयर गैस आप दो जगह देखते हो, कि या तो नाइट्रोमीथेन का बेसिक की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन कर दो तब क्लोरोपिक्रीन बनेगा, या फिर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो क्लोरोफॉर्म की नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन कर दो, तो ये क्लोरोपिक्रीन बन जाएगी, वार गैस बन जाएगी। जी सर। हाँ बेटा होता जाए, बताते जाना, आगे बढ़ता जाऊंगा हो मैं। गया सर, हो गया। हो गया सर। देखो क्लोरोपिक्रीन से मिलता जुलता एक वर्ड होता है क्लोरीटोन। क्या वर्ड है, क्लोरीटो। क्लोरीटोन। क्लोरीटोन, ये क्लोरीटोन जो है हिप्नोटिक ड्रग है। मतलब अगर किसी को सुंघा दो तो उसको बेहोशी आ जाती है, कहते हैं ना, किसी को रुमाल सुंघा दिया और बच्चा पीछे चल लिया किसी के,
या कोई भी आदमी पीछे चल लेता है किसी के, तो ये इस टाइप की हिप्नोटिक ड्रग होती है। वो उसको अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठता है इंसान। क्लोरीटोन, तो क्लोरीटोन जो केमिकल है वो क्लोरी, अपना दिमाग काम नहीं करता उसका। क्लोरीटोन भी क्लोरोफॉर्म से बनता है। ये भी क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन है, लेकिन क्लोरीटोन ये जो प्रिपेयर्ड होता है, प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। ये आपको ध्यान हो तो आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा, नेगेटिव सॉल्यूशन में पढ़ा होगा, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट फ्लो, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट फ्लो। मैक्सिमम बॉइलिंग एजिटोप्स। हाँ वही वाला नेगेटिव डेविएशन वाला, मैक्सिमम वाला। तो एक्चुअल में रिएक्शन क्या होती है इसमें, कि एसीटोन की क्लोरोफॉर्म की, क्लोरोफॉर्म में वैसे ही हिप्नोटिक जो प्रॉपर्टी होती है, क्लोरोफॉर्म सूंघने से जो है मस्ती छाने लगती है, मतलब नींद आने लगती है और आदमी बेहोश हो जाता है। तो क्लोरीटोन जो क्लोरोफॉर्म के साथ ये केमिकल मिला दें तो और ये लीगल हो जाता है, बहुत हार्मफुल हो जाता है, फिर हिप्नोटिक हो जाता है, होश ही नहीं रहता इंसान को। तो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CH, Cl3। और एसीटोन क्या होता है, CH3 सी डबल बॉन्ड हो CH3। ये होता है आपका एसीटोन। और आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म होता है CH3Cl3। तो देखो वही CO ग्रुप वाली रिएक्शन ही तो है ये। अगर CO वाली ग्रुप वाली रिएक्शन देखें अपने, तो CO जो होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है बेटा। जी सर। तो ये कार्बन का पॉजिटिव पार्ट, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव पार्ट, इधर कार्बन पॉजिटिव पार्ट और ये कार्बन नेगेटिव पार्ट। तो H जो जाएगा वो O के साथ चला जाएगा। आपने सारी रिएक्शन पढ़ी है इस टाइप की। कल हमने न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की थी, HO के पास चला जाएगा और कार्बन किसके पास चला जाएगा, C के पास। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, CH3, O के साथ H और C के साथ CCl3। इसी को हम बोलते हैं क्लोरीटोन। नींद आने वाली मेडिसिन है, तो ये हिप्नोटिक ड्रग है। तो आपने क्लोरीटोन का ध्यान रखना है। आपने ऊपर वाली कौन सी बताई थी, क्लोरोपिक्रीन। ऊपर वाली गैस कौन सी बताई थी, क्लोरोपिक्लीन। और ये कौन सी वाली है, क्लोरीटोन। क्लोरीटोन। इसको क्या बोलोगे, क्लोरीटोन। सर इसका असर कब तक रहता है? जब तक वो आपकी सांस के साथ चलती रहेगी। अगर ब्रीदिंग करोगे, सांस के बाहर निकल जाएगी तो फिर हट जाएगा, गैसेस तो है ये। अच्छा। फिर होश आएगा तो पता नहीं किसके साथ कहाँ पहुंच जाओगे तब तक। हो गया सर। तो क्लोरीटोन हो गया, और कौन सी मेडिसिन होगी, क्लोरोपिक्रीन। एक ऐसी ही बेटा, टीयर टीयर गैस क्लोरीटोन हो गया, क्लोरोपिक्रीन होगी। एक ऐसा ही जो होता है, वो मेडिसिन होती है जिनको यूरिनरी प्रॉब्लम होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, यूरिन वगैरह प्रॉब्लम आता है, तो वहां एक यूज होती है, उसको बोलते हैं एमिनोफोम या यूरोट्रोपिन। एमिनोफोम या यूरोट्रोपिन, वो भी क्योंकि ये केमिकल इंपॉर्टेंट केमिकल है, तो साथ के साथ में साइड में बता रहा हूँ आपको। ये भी नोट लिख लो, नोट लिख लो। फॉर्म एल्डिहाइड react with ammonia, formaldehyde react with ammonia to form
एमिनोफोम, कई सारे नाम है इसके, एमिनोफोम और हेक्सामिथाइलिन, द हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन और यूरोट्रोपिन, which is used as a medicine या as a urinary मेडिसिन, ये मेडिसिन की फॉर्म में केमिकल यूज होता है। तो इसमें रिएक्शन क्या होता है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड होता है CH2 डबल बॉन्ड हो, फॉर्मेल्डिहाइड, ये रिएक्ट करता है अमोनिया से, NH4 से, प्रोडक्ट जो बनता है हेक्सामिथाइलिन मतलब CH2 6, वाटर निकलता रहता है, और N4, इसीलिए इसको क्या नाम दिया उसने, हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन। टेट्रामीन। CH2 को मिथाइलिन बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है हेक्सा मिथाइलिन टेट्रामीन। लेकिन इसकी स्ट्रक्चर देखें हम या टोटल रिएक्शन देखें, CH2 6, CH2 6 है तो ये 6 ले लो पार्टिकल, 6H हटाने के लिए कितने H2O चाहिए हमें, 6 ऑक्सीजन हटाने के लिए 6H2O, 12 चाहिए। ये बैलेंस कैसे हुआ, अमोनिया के साथ रिएक्शन, अमोनिया के साथ NH3, तो 4 दे दो, 4 3 12 प्लस 3H2 बन 6H2, बैलेंस हो गया ना, 6H2 बन गया। तो ये जो आपका बनेगा और इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो N4, ऐसे बना लें, नो ऐसा नहीं होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो 1N, 2N, 3N, एक बीच में है, और हर किसी के बीच में CH2, बेंजीन की तरह रिंग बन जाएगी, फिर यहां CH2, हर नाइट्रोजन के बीच में CH2, कितने CH2 के, ज्यादा तो नहीं हो गए, 6 7। चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद एन 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 एन, ये इससे अटैच हो गया, 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 ये हर किसी के बीच में हमें CH2 डालना है, एक CH2, दो, सर आपने सही बनाया था, आपने एक एन को CH2 से जोड़ दिया, CH2 लगा के अपने स्ट्रक्चर में, नीचे वाला जो है, अच्छा इसमें देखो CH2, जो बीच में दो CH2 लगाया ना, नीचे वाला CH2 नहीं आएगा, वहां पे CH2 हाँ से जोड़ रहे हैं हाँ अपन। हाँ, ये गलत कर दिया ना, कभी कभी सही नहीं हुआ, ये गलत कर दिया हमने, ये इसको सही कर दिया। पूरा गलत नहीं था सर, बस वो वाला CH2 हटाना था, ये जो बीच में लगा हुआ था नीचे। हाँ हम इसको ऐसा कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, तो यूरोट्रोपिन को ऐसे बना सकते हैं ना, वही एन 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 एन, हर किसी के बीच में CH2 लगा देते हैं, CH2 CH2
CH2, CH2, CH2 और ये बन जाएगा। तो ये जो है वो यूरोट्रोपिन, यूरो मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट से वर्ड यूज हुआ है। यूरोट्रोपिन जैसे मेडिसिन है जो किसी की जो टॉयलेट वगैरह प्रॉब्लम होती है उनके लिए यूज होता है हमारा यूरोट्रोपिन। तो फॉर्मेल्डिहाइड ऊपर वाला तो कर लिया था ना बेटा, तो यहां से जी करोगे सर। आप। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया, फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म एमिनोफोम। इसके बहुत सारे नाम है देखो, इसको हम एमिनोफोम भी बोल रहे हैं, इसको हम हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन भी बोल रहे हैं, इसी को हम यूरोट्रोपिन भी बोल रहे हैं। तो तीन केमिकल लिखवाए हैं बेटा मैंने आपको। ये यूरिनरी ट्रैक्ट में यूज होता है हेक्सामिथाइलिन टेट्राएमीन, और उसका फार्मूला मैंने नीचे बनाना सिखाया आपको। ये फार्मूला बनाना सिखाया मैंने आपको। तो बेटा तीनों मेडिसिन एक बार रिपीट कर दो, कौन कौन सी वाली की करवाई है मैंने आपको, मतलब अलग अलग मेडिसिन और गैस वगैरह करवाई है, तीन केमिकल इंपोर्टेंट करवाए हैं। पहला कौन सा करवाया था? क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन वॉर्गेन क्लोरोपिक्रीन, टीयर गैस। क्लोरोपिक्रीन वार गैस। क्लोरोपिक्रीन किस किस से बना सकते हो आप? सर CH3 प्लस HNO3 और CH3 प्लस NO2 इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव एंड Cl2। क्लियर, दोनों की प्रेजेंस में हम ये चीज बना सकते हैं। दूसरा केमिकल क्या था इंपोर्टेंट? क्लोरीटोन, क्लोरीटोन। हिप्नोटिक ड्रग। क्लोरीटोन किससे बना सकते हो बेटा? देखो आप, एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। ये सारे इंपोर्टेंट है बेटा, सीधा मेन के पेपर में तो सीधा सीधा आएंगे ये क्वेश्चन। क्लोरीटोन, क्लोरीटोन किस काम आता है? हिप्नोटिक ड्रग है। हिप्नोटिक ड्रग है। किस किस की रिएक्शन से बनता है? एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। किस टाइप का डेविएशन है ये? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट। नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन है। फिर तीसरा केमिकल मैंने कौन सा बताया आपको? सर यूरिटोपिन। यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन के यूरोट्रोपिन। दूसरे नाम बताओ। हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन। हेक्सामिथाइलिन टेट्रामीन। और नाम बताओ। सर अमीनोफॉर्म। अमीनोफॉर्म। एमिनोफोम। किस किस की रिएक्शन से बनता है बेटा? सर फॉर्मल्डिहाइड विद CH2O अमोनिया। प्लस एमोनिया। अमोनिया के साथ फॉर्मल्डिहाइड करके हीट करते हैं तो वाटर रिलीज हो जाता है, वाटर रिलीज होने से ये बनता है। तो वापिस अपने फिर रिएक्शंस पर आते हैं, जो रिएक्शन कर रहे थे हम लोग। तो हम तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कर रहे थे ना। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की आप रिएक्शन कर रहे थे, तो आप हेल वोलार्ड जेलेंस की रिएक्शन पर पहुंचे थे। उससे ये आइडिया आया था कि भाई इस एच हटा करके कुछ ब्रोमीन या क्लोरीन भी लगा सकते हैं। उससे ऊपर हम जो है, जो जनरल एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कर चुके थे, फिर हीटिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कर चुके थे, फिर हम ओक्सीडीकर रिएक्शन कर चुके थे, और फोर्थ हम पहुंचे थे हेल वोलार्ड जेलेंस की रिएक्शन पर। नेक्स्ट देखो नेम रिएक्शन, आर्ट आइस्टर्ट रिएक्शन। आर्ट आइस्टर्ट रिएक्शन, आर्ट आइस्टर्ट जो नेम रिएक्शन है, वो आर्ट आइस्टर्ट नेम रिएक्शन क्या है देखो पहले। तो आर्ट आइस्टर्ट नेम रिएक्शन है, दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन नेक्स्ट होमोलोगस लोग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड का नेक्स्ट मेंबर, मतलब एक कार्बन ज्यादा वाला बढ़ाना हो, होमोलोग्स बनाना हो, तो हम ये रिएक्शन यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है आर्ट आइस्टर्ट सिंथेसिस। होमोलोगस का मतलब क्या होता है बेटा? सर होमोलोगस CH2 ऐड करना। CH2 से हाँ, इंक्रीज करते हैं। डिफर बाई, वेरी गुड बेटा, डिफर बाई CH2 ग्रुप। अगर एक CH2 ग्रुप से बड़े वाला एसिड, एसिड से एसिड बनाना हो आपको, इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है बेटा आपका, कि एसिड से आपको क्या बनाना है? एसिड बनाना है। एसिड से आपको एसिड बनाना हो तो
होमोलोगस CH2 इंक्रीज करना हो तो आप आर्ट आइस्टर्ट रिएक्शन यूज कर सकते हो। आर्ट आइस्टर्ट रिएक्शन में क्या होता है कि जैसे सपोज आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, CH3COH है, इसकी सबसे पहले थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओ। और कि थायोनिल क्लोराइड का मेन काम क्या होता है? कभी भी थायोनिल क्लोराइड आ जाए बेटा, जैसे CH3COH की थायोनिल क्लोराइड तो स्ट्रक्चर क्या होती है थायोनिल क्लोराइड की? Cl SO2Cl2। तो सर Cl SO, नेगेटिव प्रोवाइड करता है। हाँ Cl नेगेटिव तो प्रोवाइड करता है बेटा, लेकिन इसका मेन काम हमेशा याद रखना, जब कभी भी आपको इसका काम करना हो, थायोनिल क्लोराइड का वर्किंग देखना हो आपको, तो SOCl2 है जो इसका बीच वाला SO है, वो हमेशा ऑक्सीजन निकालने का काम करता है। जो SO होता है वो रिमूवर ऑफ इसका होता है ऑक्सीजन। कभी आपने ध्यान दिया है, जैसे आपने कभी ध्यान दिया हो कि अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन थाइनिल क्लोराइड के साथ करवा दूं तो क्या बनता है? देखो, थाइनिल क्लोराइड, ये SO2 क्यों लिख रहा हूं, गलत लिखा, SOCl2। अगर मैं SOCl2 लिखता हूं तो हमेशा इस चीज पे, थीम पे ध्यान दो आप। तो SO का काम क्या होता है बेटा? SO का काम, सर SO का काम होता है O निकालना। ऑक्सीजन ऑक्सीजन को रिमूव रिमूवर करना। ऑफ ऑक्सीजन बेटा, ऑलवेज। एसओ का काम थाइनिल क्लोराइड में, एसओ का काम जो होता है वो आपका ऑक्सीजन को निकालना होता है, तभी तो आप ये रिएक्शन करते हो। और ये रिएक्शन करते हो तो ROH की जब थाइनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हो तो RCl बनाते हो, SO2 बाहर हो जाता है और HCl बाहर हो जाता है। होता है नहीं होता है? तो जब कभी भी आप एसिटिक एसिड के साथ भी रिएक्शन करोगे, CH3COH के साथ रिएक्शन करोगे, तो एसओ का काम क्या होगा आपके पास? हमेशा ऑक्सीजन को निकालना। ऑक्सीजन बाहर हो जाएगा तो प्रोडक्ट जब कभी बनाओगे तो बेटा क्या बनेगा? देखो, एसिड के साथ भी बनाओ तो CH3CO Cl बन जाएगा, बाकी निकल जाएंगे SO2 HCl जो भी निकलना है। तो पहला रिएजेंट जब भी आपको यूज करना हो, SOCl2 के साथ रिएक्शन करो। SOCl2 के साथ रिएक्शन करोगे तो देखो, ये मैंने प्रोसेस बता रखा है आपको कि जैसे भी आप SO के साथ रिएक्शन करोगे तो O को लेकर के SO2 बाहर हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? SH2CO Cl। SH2Cl का मतलब है एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड बन जाएगा बेटा। अब एसिटिल क्लोराइड की डाई एजोमिथेन जो मैंने यहां लिखा है ना, CH2N2, ये क्या होता है? ये डाई एजो, डाई का मतलब दो, एजो का मतलब नाइट्रोजन, डाई एजोमिथेन। तो डाई एजोमिथेन क्या है? नाइट्रोजन बड़ी इजीली निकाल सकता है। तो अपना CH2 देगा जो फ्री रेडिकल होगा, CH2। और CH2 क्या होगा? हमेशा इंसर्ट कर जाएगा C और CO के पास में, जो C और H है उसके बीच में। तो CH2H ये ले लिया तो ये भी किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? CH2 चला गया तो एक कार्बन बढ़ गया ना, CH3, फिर ये वाला CH2 COCl। अब CH2OCl है, Cl को हटाने का काम है आपका, तो आप Ag2O वाटर वाले के साथ रिएक्शन करो तो OH के साथ ये Cl को हटा देगा, CH3CH2COH बना देगा। तो अल्टीमेटली आंट एस्टर सिंथेसिस में क्या हुआ? कितने का डिफरेंस आ गया एसिड का? आंट एस्टर रिएक्शन में अगर एसिड है, इससे एक कार्बन ज्यादा वाला एसिड बन जाता है, लेकिन स्टेप टू स्टेप कन्वर्जन है बेटा, स्टेप टू स्टेप कन्वर्जन है। CH3COH में पहले SOCl2 के साथ OH हटा के Cl लगाया जाता है, फिर Cl लगाने के बाद CH2N2 डाइजोमेथेन के साथ CH2 इंसर्ट किया जाता है। इंसर्ट जैसे सिम इंसर्ट करते हो मोबाइल में आप, इंसर्ट मतलब अंदर डालना होता है। तो CH2 अंदर डालोगे आप तो C और H के बीच एक CH2 और आ जाएगा, तो होमोलोगस है ना, CH2 बढ़ जाएगा आपके पास। तो CH3CH2COCl होगा, वापिस अगेन Cl को वापिस हटा दो, तो मोइस्ट Ag2O के साथ या Ag2O वाटर के साथ रिएक्शन कर दो, Cl हट के एस्टिक एसिड बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को क्या बोलोगे बेटा आप? आर्न आइस्टर्ड सिंथेसिस। तो ये भी लिख लो बेटा, रिएक्शन आर्न आइस्टर्ड सिंथेसिस। क्लियर बेटा? कोई डाउट तो नहीं है आर्न आइस्टर्ड सिंथेसिस रिएक्शन में? जी क्लियर सर है? क्लियर है।
नेम है तो बेटा नेम याद ही रखने पड़ेंगे एक दूसरे रेफरेंस से। आर्ट से एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा समझो, आर्ट मतलब एक्स्ट्रा, एसिड में एक्स्ट्रा CH2। हो गया बेटा, आगे चलें। यस सर। यस सर। नेक्स्ट रिएक्शन देखो आपका एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन का मतलब समझ रहे हो बेटा? एस्टर बनाना। एस्टर बनाने में समझ रहे हो आप कि जब आप एस्ट्रिफिकेशन करते हो तो एस्ट्रिफिकेशन मतलब एसिड का रिएक्शन एल्कोहल के साथ। एसिड एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा आपके, इसको डिटेल में फिर आपका जब एसिड के डेरिवेटिव करूंगा उसमें बताऊंगा, बट यहाँ मैं जनरल रिएक्शन बता देता हूँ आपको। जब भी आप एसिड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ करते हो तो जनरली ऐसा होता है कि जनरली ऐसा, लेकिन ऑलवेज नहीं होता। जनरली जो है आप ये देखोगे कि एसिड का OH और एल्कोहल का H निकलेगा, क्योंकि O नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये CO के पॉजिटिव चार्ज पे अटैच होगा। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर ऑफ रिएक्शन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल इज एस्ट्रिफिकेशन। इसको हम एस्ट्रिफिकेशन बोलते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एस्टर होते हैं उनकी फ्रूटी स्मेल होती है। तो फ्रूटी स्मेल होती है तो इससे पहचान हो जाती है कि एस्ट्रिफिकेशन की रिएक्शन हो रही है। इसलिए ये रिएक्शन आइडेंटिफिकेशन ऑफ और सेपरेशन ऑफ एल्कोहल एंड एसिड में यूज की जाती है, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। एस्ट्रिफिकेशन में जनरली एसिड का OH निकालना है और एल्कोहल का H निकालना है आपने जनरली। नॉट ऑलवेज, वो अभी बताऊंगा कब। नॉट ऑलवेज, नीचे एग्जांपल शेयर कर रहे हैं हम, ये लिख लो तो मैं एग्जांपल शेयर कर देता हूं आपसे। फ्रूटी स्मेल पूछी जाएगी तो बेटा किसकी दोगे फ्रूटी स्मेल? एस्टर की। एस्टर की बेटा, फ्रूटी स्मेल एस्टर। सर ये तो 10th क्लास की रिएक्शन है। हाँ बिल्कुल है बेटा, लेकिन अब 10th से कुछ एक्स्ट्रा चीजें देखोगे ना। चलूं आगे। ये देखो बेटा, आपको पता लगाना है कि क्या बनना है। जैसे आपने मान लो ये सिंपल रिएक्शन दिया, CH3COH, CH3COH2OH, तो सिंपली आपने क्या, एसिड का OH निकालना है और इसका H निकालना है और आपने प्रोडक्ट बना देना है। तो O18 जो एल्कोहल वाला है वो ऐसा बन जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हिंड्रेंस हो जाए, जैसे ये देखो इस क्वेश्चन में COOH के पास हिंड्रेंस है, तो अब एसिड का OH नहीं निकलेगा बेटा। एसिड का क्या निकलेगा? अब H निकलेगा। अब हमें जबरदस्ती एल्कोहल का OH निकालना पड़ेगा। तो वाटर के अंदर H एसिड से और OH आ जाएगा। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस है तो इस बात को याद रखना है कि अगर स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाए, मतलब कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं कि आप एसिड का OH नहीं निकाल पाते, एसिड का OH नहीं निकाल पाते, तो उन केसेस को ध्यान रखना है आपने। कौन से केसेस में एसिड का OH नहीं निकाल पाते हो? तो एक तो आप ये देख रहे हो, देखो लिखा हुआ ये मैंने कि इफ, इंपोर्टेंट भी है, इफ एसिड इज स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली क्या है ये, hindered, then it give H at place of OH। तब आपको एसिड का H देना है और इसका OH देना है। क्लियर? अभी मैं एसिड डेरिवेटिव कराऊंगा तो फिर ये रिएक्शन एक बार दोबारा कराऊंगा मैं। लेकिन स्टेरिकली हिंडर्ड हो, OH नहीं निकल पाता है, तो फिर इसको H निकालना पड़ता है एसिड। क्लियर है बेटा? जी सर। सर चलो ऊपर आगे। करना, नोट करना है जरा।
सर अब नीचे कर दो। चले बेटा आगे। यस। अब देखो, अगर आपको एसिड के डेरिवेटिव दे रखे हो तो रिलेटिव रेट कैसे निकालोगे? सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं, सब में लिविंग ग्रुप है। जैसे किसी के अंदर Cl लिविंग ग्रुप है, किसी के अंदर OCOR है, किसी के अंदर OR है, किसी के अंदर NH2। तो आपने लिविंग ग्रुप का बेस्ट कंसेप्ट देखना है, वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप। अगर आपका वीक बेस होगा तो बेटर द लिविंग ग्रुप होगा। जैसे Cl नेगेटिव है, RCO नेगेटिव है, RO नेगेटिव है, NH2 नेगेटिव है। Cl HCl से बना है, RCO RCOH से बना है, RO ROH से बना है, NH2 NH3 से बना है। तो हम इधर से इधर जाएंगे तो आप देख रहे हो, इधर से इधर जा रहे हो आप, तो आप नोट कर रहे हो कि इधर से इधर एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है तो बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है, और वीक बेस होता जाएगा तो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तो इसकी साइड इधर से इधर जाओगे तो इधर आपका बेसिक कैरेक्टर भी कम हो रहा है तो लिविंग कैपेसिटी भी कम होगी, बढ़ेगी। बेसिक कैरेक्टर कम हो रहा है तो लिविंग कैपेसिटी मतलब जल्दी निकाल देगा अपना लिविंग ग्रुप। वीकर द बेस बेटर द लिविंग ग्रुप, तो रेट इंक्रीज हो जाएगा रिएक्शन की, इसलिए रिएक्टिविटी SN2 की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि इंक्रीजिंग रेट ऑफ क्या होगा, तो इंक्रीजिंग रेट आप बता सकते हो भाई क्लोराइड का सबसे ज्यादा, फिर आपका एस्टर का, एमाइड से ज्यादा एस्टर, रिलेटिव रेट ऑफ एसएन रिएक्शन ऑफ एसिड डेरिवेटिव। तो आप ये दे सकते हो RCl लिविंग ग्रुप जितना बेटर होगा तो एमाइड से ज्यादा रिएक्टिव एस्टर, एसिड से ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, और एसिडिक स्ट्रेंथ से ज्यादा एसिड हैलाइड। क्लियर बेटा? ओके है यहाँ तक? यस सर। ये नोट कर लो। फिर मैं जो है रिमूव कर देता हूँ, फिर आज का क्लास ये एंड करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इनकी रिएक्शंस और देखेंगे, उसमें हमारे एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन मेथड भी आएंगे। ओके, ओके बेटा। ओके। now I am leaving, you can write down, then I will थैंक यू सर। okay, okay।